अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ अनदर लेक्चर फॉर आवर ongoing ODL classes for the MGT 316 Project Management and Economics. The topic that we are going to cover for now is budgeting and cost estimation, and the latter half of today's lecture will be covering the project control. So before we proceed into budgeting and cost estimation, थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहूँगा कि हमारे पास होता क्या है कि लेट से जब आप एक प्रोजेक्ट सिक्योर कर लेते हैं तब आप एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं, WBS उसको कहा जाता है, जिसमें हम तमाम टास्क अपने जो हैं हम मेंशन करते हैं WBS में, छोटी से छोटी डिटेल भी, और उसके साथ उसके टाइम ड्यूरेशन और कॉस्ट वगैरह तमाम फैक्टर्स हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, और उसके बाद जो है हम यानी कि इवेंचुअली कॉस्ट हम निकाल पाते हैं। सो ये बेसिकली था WBS का। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये एक प्रोजेक्ट था डाटा आई वॉज वर्किंग ऑन। सो आप यहाँ देख सकते हो कि तमाम जो भी टास्क थे वो यहाँ मेंशन किए गए। ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट पे काम हुआ होगा। ड्यूरेशन उनकी मेंशन की गई, उनके मेंशन किए गए कौन से काम जो है किस टास्क के साथ जो है वो लिंकअप हो रहा है। सो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे पास ये टाइमलाइंस मेरे पास ये कंप्लीट बन गई, और आप ये बात देख सकते हो कि तमाम टास्क जो हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि इवेंचुअली जब मैं ये तमाम टास्क जो है ये मैं कर लूँगा, सो मेरे पास एक यहाँ डेट आ जाएगी फाइनल कि कब ये प्रोजेक्ट जो है मेरे पास इन वर्किंग आ जाएगा। इसमें मज़ीद टैब्स आप ऐड कर दें, इसमें जो आपके पास कॉस्ट वगैरह डाल दे जाएँ तो आप यहाँ से कंप्लीट इसका बजट वगैरह भी निकाल सकते हैं। सो ये ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, ठीक है, फॉर अ प्रोजेक्ट ये हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर का था। सो ये बेसिकली उसकी टाइमलाइंस हमने बनाई थी। सो अब हम जो है आज के लेक्चर पे आ जाते हैं, और ये आपको एक ब्रीफ मैंने एक ओवरव्यू दिया एक रियल लाइफ एग्जांपल का, क्योंकि आगे ही यूटिलाइज होने जा रहा है। इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो बजटिंग से स्टार्ट करते हैं। Budgeting of a project includes a detailed estimate of all costs that are likely to be incurred before the project is completed. ठीक है, बिल्कुल जैसे कि समझ भी आती है, या एज द नेम सजेस्ट कि आपके पास बजट जो है बेसिकली हम जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था उससे पहले हम जो है ये बनाते हैं तमाम जो भी कॉस्ट हमारे पास आ रही हैं। जिस तरह आपको एक यहाँ ये एक टेम्पलेट नज़र आ रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि तमाम हमने एक्टिविटीज़ लिख दी हैं और उनके अगेंस्ट हम कॉस्ट लिखते जाएंगे। सो जब हम सिंपली सम अप करेंगे हमारे पास ये एक फाइनल सम आ जाएगा। अगर जो है आपके पास कह लें कि जो तमाम बजट जो है आप उसको टास्क के साथ या हम उसे नहीं करते, लिंकअप नहीं करते, सो ये हो सकता है कि आपकी जो हायर मैनेजमेंट है वो या फिर मैनेजमेंट जो वो इग्नोर कर दे कि जी फंड्स जो हैं वो एलोकेट जो किए हैं वो क्या राइट डायरेक्शन में यूज़ हो भी रहे हैं कि नहीं। क्योंकि ओवरऑल तो देखें अब एक चीज़ है और आपने उसका बजट रख दिया है लेट से 1000 रुपीज़, ठीक है। अब एक प्रिंटिंग थी जो कि नॉर्मली हो सकता है कि आप 20 टू लेट से 50 रुपीज़ में आपने करानी थी, बट फॉर सम रीज़न वो 100 रुपीज़ पे जा रही है। जब आप इसे टोटलिटी में देखेंगे आप तो कहेंगे कि मेरे पास प्रोजेक्ट के बजट में 900 रुपीज़ रहते हैं, बट आप ये नहीं देख रहे कि ये एक्टिविटी जो है ये अपनी जो इसकी फ़िक्स्ड अमाउंट थी या जो अमाउंट इसको हमने एलोकेट की थी उससे ज़्यादा खर्च कर गई है। सो ओवर द टाइम पीरियड जो है लाजमी बात है वो विद इन बजट होगा, मगर अगर हम एक्चुअली देखें सो ये ओवर स्पेंड हो रहा है जो कि हमें बाद में जो है ये हर्ट करेगा जो हमारे बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं। सो इस वजह से जो है हर एक्टिविटी को एलोकेट करना ज़रूरी होता है। इफ़ वी कॉस्ट द WBS स्टेप बाय स्टेप वी डेवलप प्रोजेक्ट बजट। मैंने आपको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मैंने आपको कंप्लीट एक रियल लाइफ एग्जांपल का भी आपको दिखाया। सो अगर हम तमाम एक्टिविटीज़ को सिंपली एडअप करते जाएँ हमारे पास प्रोजेक्ट बजट आ जाता है। जो मेन इसमें ज़रूरी है, ठीक है, चूँकि हमारे पास ये बजट भी करना है या कॉस्ट एस्टिमेशन, ये दोनों लगभग एक ही चीज़ है, बल्कि इनफैक्ट एक चीज़ है। सो जो है अगर हमने एस्टिमेट करना होता है प्रोजेक्ट्स का तो व्हाट इज़ एस्टिमेटिंग? एस्टिमेटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग और अप्रॉक्सीमेटिंग द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट्स। यानी कि जो आपने डिलीवरेबल्स आपने यानी कि आपने करने हैं वो कौन क्या हैं, क्या डिलीवरेबल्स हैं, और जो है किस टाइम ड्यूरेशन में कितनी कॉस्ट के ऊपर आपने करना है। बेसिकली इसको फोरकास्ट करना या एस्टिमेट करना जो है इस एस्टिमेटिंग के अंदर आता है। द टास्क ऑफ बैलेंसिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड नीड फॉर कंट्रोल वाइल प्रोजेक्ट इज़ इम्प्लीमेंटेड।
देखें जब भी प्रोजेक्ट लिया जाता है सो जो भी क्लाइंट होता है उसको सुनहरे बाग एक तरह से दिखाए जाते हैं कि जी हम इतने टाइम ड्यूरेशन में इतनी कॉस्ट में हम ये वो कर देंगे, बट ये होता क्या है कि जब आप एक्चुअली ऑन साइट आपके पास आप आते हैं तो ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत डिफरेंट होती हैं। सो टाइम में डिलेज भी आ सकते हैं, कॉस्ट भी अब जा सकती है, और ऐसे भी हो सकता है कि अगर लेट से अब एक साइट कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेट से एक होटल लेट से बन रहा है, हो सकता है जो कंस्ट्रक्शन टीम है वो अलहदा से जो है कर रही है, और हो सकता है उसमें कुछ रूम वो लोग ऐड करवाएं, ख़त्म करवाएं, उसके साथ साथ पैरेलल में लाजमी होता है इलेक्ट्रिकल वाले काम कर रहे होंगे, फिर प्लम्बिंग वाले हैं, ठीक है। सो हो क्या रहा होगा कि जैसे रूम ऐड हो रहे हैं या ख़त्म हो रहे हैं या कोई मॉडिफिकेशन आ रही है, सो वो लाजमी होता है जो भी अगर आपने लेट से प्लम्बिंग में भी है सो लेबर कॉस्ट वगैरह इनकर बीच में होंगी कि आपने असेंबल करना है, फिर डिसअसेंबल आपको करना पड़ रहा है, या पाइप साइज़ चेंज हो गया, सो ये तमाम वो एक्स्ट्रा कॉस्ट हैं जो कि इनकर हो रही होंगी। सो आपने बेसिकली, और हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड डिलेज भी आ जाएं ड्यू टू अब जिस तरह ये कोरोना की सिचुएशन थी, सो अनएक्सपेक्टेड डिलेज भी आ सकते हैं। सो एस्टीमेट्स के अंदर हम ये तमाम कंटिजेंसीज और इन तमाम चीज़ों को हम प्लान आउट करके चलते हैं। दो तरह के एस्टीमेट्स होंगे जी जिनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास टॉप डाउन एस्टीमेट हैं, यानी कि जो आपकी हायरार्की जो है वो बेसिकली एस्टीमेट कर रही होती है। इसमें जो है ग्रुप कंसेंसस वगैरह और ये चीज़ें भी बीच में इनकर होंगी कि हम डिफरेंट हायरअप्स जो हैं वो बैठ के एस्टीमेट कर रहे हो। फिर उसके बाद बॉटम अप एस्टीमेट्स हैं, यानी कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर या हर एक स्मॉल एक्टिविटी को फ्रॉम बॉटम टू टॉप जो है आप इसे कवर अप करते जा रहे हैं। टॉप डाउन अप्रोच में हो सकता है कि आप एक जो की एक्टिविटी है, लेट से आपके पास एक एक्टिविटी ए है या डिलीवरेबल ए है जो मज़ीद दो सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, आप इसे 1 कह लें, 2 कह लें। हो सकता है हम जब टॉप डाउन एस्टिमेट कर रहे हैं हम एक्टिविटी ए को ओवरऑल बजट एलोकेट कर दें और उसके अंदर हम कह लें कि फिर वो खुद ही बाद में एडजस्ट होता रहेगा जी एक्टिविटी 1 को कितना देना, सब एक्टिविटी 1 को कितना देना, 2 को कितना देना था। बट इन बॉटम अप एस्टिमेट इन 1 और 2 सब एक्टिविटीज़ को आप अलहदा से बजट एलोकेट करेंगे और वो दोनों एडअप हो के एक्टिविटी ए का वो बजट एलोकेशन में वो अमाउंट बनेगी जो आपने एलोकेट किया। सो दैट्स हाउ इट इज़। इम्पॉर्टेंट क्यों है जी? सबसे पहले जो है टू सपोर्ट गुड डिसीजंस, ठीक है, टू schedule work, to determine how long the project should take and its cost, to determine whether the project is worth doing, to develop cash flow needs, to determine how well the project is progressing, to develop time phase budgets and establish the project baseline। अब होता क्या है कि दो तरह की सिचुएशंस होती हैं, या तो यह है कि आपने प्रोजेक्ट जो है वो टर्न की बेसिस पे आपने जो है ले लिया, यानी कि आपको एक कंप्लीट कॉस्ट आपको मिल गई है और आपने करना है, या फिर ऐसे भी होता है कि जब आप प्रोजेक्ट सिक्योर कर लेते हैं सो जो भी आपके कहने की जो इन्वेस्टर है आप उनसे बैठ के डिस्कशन कर लेते हो कि जी हमारे ये प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस हैं, जिस तरह भी मैंने आपको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बताया वहाँ हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि जी हर मंथ में या फिर हर डिलीवरेबल के बाद या हर एक सिनेरियो के बाद इतनी पेमेंट हमें आती रहेगी इक्वल इंटरवल्स के बाद, वो हम डिसाइड कर लेते हैं। सो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जब हम एस्टिमेट लगा लेते हैं, ठीक है, सो हम कैश फ्लोज़ की भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, या हो सकता है आप WBS ना भी बना आपने एस्टिमेट लगा दिया, आप उसकी बेसिस पे आप कर सकते हैं कि जी इतना टाइम लगेगा ऑलमोस्ट, हम हर क्वार्टर के बाद या हर मंथली या बाय मंथली जो है हम इतनी पेमेंट जो है आपसे हमने लेनी है ताकि जो है कैश फ्लोज रहें। और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर या एस्टिमेट जो है ये कह लें कि गेज भी है कि आप मेजर कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट आपका किस तरह प्रोग्रेस कर रहा है, कहाँ डिलेज आ रहे हैं। लेट्स से भी हम आगे प्रोजेक्ट कंट्रोल की बात करेंगे, सो कहाँ जो है हायर मैनेजमेंट का रोल बनता है कि वो अब इसको टेकअप करे मैटर को, ठीक है। सो और इसी तरह जो है एस्टीमेट जो है जब आप लगा लेते हैं फिर लाजमी बात है आप फिर प्राइस हाइक्स और ये तमाम चीज़ों को फिर हम कंसिडरेशन में लेके आते हैं और इस वजह से जो है कह लें कि जो डिसीजन जो गुड डिसीजन है उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं, ऐसा इसमें एक्सप्लेनेशन वाली कोई चीज़ नहीं है। कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इसमें कह लें कि इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है that is past experience. Past experience is a good starting point for developing time and cost estimates, but these must be further refined for the current project. The following factors will have a strong influence on the accuracy of estimates. अभी ये factors हम discuss करते हैं। So quality of estimate जी vary करेगा planning horizon से, project duration, people, project structure and organization, padding estimates, organization structure और कुछ non project factors हैं। अब इन तमाम को जो है हम
डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले है जी प्लानिंग होराइजन। प्लानिंग होराइजन बेसिकली रेफर्स टू द एक्यूरेसी ऑफ टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट्स. They should improve as the project moves from the conceptual phase to the point of where individual work packages are defined. So basically ये कह लें कि एस्टिमेट होता है, ठीक है, कि आपने जो है होराइजन यानी कि बेसिकली एक एक्सिस है कि आपने कितना उसके डेविएट नहीं करे बल्कि आप एक्चुअल जो है उसके कितना आप नज़दीक हैं. सो आपके जैसे जैसे जो है आप कह लें कि जब कॉन्सेप्चुलाइजेशन से जब आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं सो आपके जो गेसेस हैं वो भी बेहतर होते जाते हैं. सो दैट इज़ द प्लानिंग होराइजन. उसके बाद जो है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन. जो लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है क्योंकि लास्ट में आता है. अब जिस तरह हम पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें सो डॉलर की फ्लक्चुएशन, आपके पास शॉर्टेजेस हो जाती हैं, ठीक है, इंडस्ट्री बंद हो गई, हड़ताल हो गई, गैस बंद हो गई, ठीक है जी, प्रोडक्शन नहीं हो रही, दिस एंड दैट, यानी कि हमारे यहाँ बेतहाशा मसले हैं. सो इसकी वजह से हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है वो यहाँ ज़्यादा होती है. फिर उसके बाद हो सकता है कि ओवर टाइम जो है लेट्स से हम टेक्नोलॉजी की हम बात कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है जो शायद उसकी प्राइस कम हो जाए मगर लाजमी आता है टाइम के साथ साथ आपके पास लेबर है, इक्विपमेंट है, उसके बाद जो ऑपरेशनल कॉस्ट होगी लाजमी तो वो इंक्रीज़ करती जाएगी ओवर द सेम पीरियड. सो किस रेट पे होगी क्या वो आप एक्यूरेटली एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है. वो तमाम ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है कह लें कि ये एक फैक्टर होगा हमारे एस्टिमेट में और इस तरह जो है इन्फ्लुएंस कर रहा होगा. उसके बाद पीपल. द पीपल फैक्टर कैन इंट्रोड्यूस चैलेंजेस इन एन एस्टिमेटिंग प्रोसेस. अ क्लोज मैच ऑफ स्केल्स ऑफ द टास्क विल इन्फ्लुएंस प्रोडक्टिविटी एंड लर्निंग टाइम एंड कन्वर्सली ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू. Staff turnover and whether people have worked on project together in past also influences accurate estimating. देखें जो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो भी आप प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट करें एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, जो आप सुपरवाइज़र अपॉइंट करने जा रहे हैं, जो आपके पास टीम है वो कितनी स्किल्ड है. अगर तो उन्होंने पहले काम किया हुआ है तो फिर तो लाजमी है तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी और जो है कह लें कि जो लर्निंग टाइम है या जो भी सिचुएशन के मुताबिक अडेप्ट करना वो बहुत कम लेंगे. अगर जो है बिल्कुल टीम एक बिल्कुल नई है या बंदा जो है वो बिल्कुल न्यूली अपॉइंटेड है सो ही विल टेक टाइम टू लर्न हिमसेल्फ, ठीक है, और ओवर द टाइम वो फिर करेगा सो प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी. अगर तो आपके पास जो टीम है वो एक साथ काम कर चुकी है सो उसका फ़ायदा क्या होगा कि टीम जेलिन है, एक दूसरे से सिंक्रोनाइज है, इजीली जो है वो काम इसको इनिशिएट भी करेंगे और करते जाएंगे. अगर तो लेट से आपके पास टीम ही आप डिफरेंट आप टीम लगा दें तो आपस में सिंक्रोनाइजेशन डेवलप होना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होगा. प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन. प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मैट्रिक्स एंड फंक्शनल प्रोजेक्टाइज्ड. द स्पीड एडवांटेज ऑफ अ फोकस्ड डेडिकेटेड टीम कम्स एट अ हायर कॉस्ट देन अ मैट्रिक्स टीम. However, the matrix team will not deliver as quickly due to competing demands and divided focus. देखें दो तरह के जो है हमारे पास स्ट्रेटजीज हो सकती हैं. एक आपके पास ये है कि आप जो है सिंपल एक फंक्शनल टीम जो है आप एक डेवलप करते हैं. फंक्शनल टीम का फ़ायदा ये है कि उनकी जो स्पीड है वो रिलेटिवली हायर होगी, ठीक है, और कह लें कि मगर इसका नुकसान थोड़ा सा ये आपके पास हो जाता है कि उसकी कॉस्ट हायर होती है क्योंकि आपने सिर्फ एक डेडिकेटेड एक प्रोजेक्ट है, आपने सिर्फ उसके लिए वो बंदे हायर किए और सिर्फ उसी के ऊपर काम करें. जो मैट्रिक्स टीम है उसका मतलब यह है कि आपने एक टीम आपके पास रखी हुई है जो कि मल्टीटास्किंग करे. लेट से वो कुछ बंदे जो हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट ए को भी देख रहा है, प्रोजेक्ट बी को भी देख रहा है, लेट से प्रोजेक्ट सी को भी देख रहा है. कुछ बंदे जो हैं वो प्रोजेक्ट ए पे एक हफ्ता काम करते हैं फिर प्रोजेक्ट बी पे आ जाते हैं क्योंकि जो प्रोजेक्ट मैनेजर उसको ट्रस्टवर्दी टीम है यानी कि उसकी ए टीम है वो जल्द से जल्द वो काम कर सकती है, ठीक है. बट मसला ये आ जाता है कि इन अ लॉन्गर रन वो उस तरह क्विकली जो है वो नहीं कर पाएंगे, भले वो स्किलफुल होंगे बट उसका इशू ये होगा कि वो उस तरह डिलीवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका फोकस डिवाइडेड होगा और जो है डिमांड्स वगैरह जो हैं वो उनसे जो डिमांड उनसे किया जा रहा होगा वो बढ़ती जाएगी. लाजमी बात है कि वो एक्सपीरियंस होंगे. सो ये बेसिकली आप कह लें कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपके पास टीम कौन सी अवेलेबल है, डेडिकेटेड टीम अवेलेबल है या आपने टीम जो है 2-3 प्रोजेक्ट्स में यूँ डिवाइड करनी है. सो उससे भी एस्टिमेट जो है आपका कॉस्ट का भी और टाइम का भी इंक्रीज़ होगा. पैडिंग एस्टिमेट्स होता है कि
नॉर्मली हम क्या करते हैं जब हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं, ठीक है, अब लाजमत है ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट होती हैं, सो हम कुछ एक अपने सेफ एंड पे रहने के लिए हम कुछ प्राइसेस बढ़ा देते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं एक बात कहता हूँ कि आपके पास बॉल पॉइंट है लेट्स से फॉर 10 रुपीज़, बट आप ये देख रहे हो कि जी लेट्स से अभी एक स्कूल की बिल्डिंग बननी है और वो सारा कुछ फर्नीचर वगैरह सब कुछ होना है, उसके बाद आपने स्टेशनरी के आइटम्स भी प्रोवाइड करने हैं। सो आप क्या करते हो कि बॉल पॉइंट की कॉस्ट, आप यूनिट बॉल पॉइंट की कॉस्ट लेट्स से लगा लेते हो कि जी डैट वुड बी 15 रुपीज़, हालांकि करंटली वो 10 रुपीज़ है, बट आपने एस्टिमेट किया कि ये प्रोजेक्ट जो है हो सकता है ये 2-1 साल हमें ये लेगा, सो 2 साल बाद बॉल पॉइंट की जो प्राइस है वो 15 रुपीज़ होगी। सो आपने क्या किया, एस्टिमेट को पैडअप करके, यानी कि आपने अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है पैडिंग जो है इसमें पैड एस्टिमेट इसको कर दिया। सो बेसिकली इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास जो एस्टिमेट है वो थोड़ा सा रियलिस्टिक एक तरह से बन जाता है जब हम ओवरऑल देखेंगे, और एक तरह से इसका फ़ायदा ये भी है कि आपके पास प्रोजेक्ट लेट नहीं होगा। लेट्स से टाइम ड्यूरेशन की बात करें, आप टाइम ड्यूरेशन में थोड़ा सा पैडअप कर देते हैं टाइम ड्यूरेशन किसी एक टास्क का, सो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं जो है टाइम ज़्यादा लग जाए, ठीक है, सो हम वहाँ से कवर अप कर लेते हैं। पैडिंग हाउएवर डिफीट्स द चांस ऑफ ट्रूली अराइविंग एट रियलिस्टिक एस्टिमेट विच इज़ ग्रेटली नीडेड इन ऑर्डर टू बी कम्पिटिटिव। हाँ, ये इशू इसमें हाउएवर आ सकता है कि जब आप पैडअप एस्टिमेट कर रहे हैं, सो बहुत रेयर हो जाता है, कम प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि आपके जो कॉस्ट रिलेटेड एस्टिमेट्स हैं या टाइम रिलेटेड एस्टिमेट भी हैं वो एक्यूरेट होंगे, क्योंकि देखें इसमें आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपना इंड्यूस करा दिया। अब हो सकता है कि आप बिल्कुल एक्यूरेट आपके पास हो जाए, आपके फैक्टर जो आपने पैडअप किया शायद उसकी ज़रूरत ना पड़े। सो ये एक तरह से ज़रूरी है कि इन ऑर्डर टू बी कम्पिटिटिव आपके जो एस्टिमेट्स हैं वो आपके पास स्पॉट ऑन होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो पैडिंग को इनकरेज करती हैं, कुछ जो हैं अपोज करती हैं, कुछ जो है कह लें कि टॉलरेट कर लेती हैं कि ठीक है जी पैडअप कर दिए कोई इशू नहीं है। सो ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है डिफरेंट होगा। इट टेक्स टाइम टू प्रॉपरली प्रिपेयर एस्टिमेट्स, इट इज़ द बेड रॉक ऑफ इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो ये डिपेंड करता है लेट्स से कि आपने कितनी जल्दी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि जी आप बहुत एक्सटेंसिवली वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाएं, या आप कहते हैं कि जी वो बाद में होता रहेगा। सो हो सकता है आप एस्टिमेट्स को पैडअप करके जो है आप इनिशियल एक बजट अप्रूव करा लें और उसके बाद काम करते रहें। कुछ नॉन प्रोजेक्ट फैक्टर्स भी आ सकते हैं, ठीक है, इक्विपमेंट डाउन टाइम है, हॉलीडेज़ आ सकती हैं, वेकेशन है, स्टाफ रिडक्शन हो जाए, आपने ले ऑफ कर दी, कुछ बंदे स्ट्राइक हो सकती है, कुछ लीगल जो है कह लें फैक्टर्स आ सकते हैं जो कि प्रोजेक्ट की एस्टिमेट को या फिर प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को अफेक्ट कर रहे होंगे। सो इन तमाम को हमने जो है मद्देनज़र रखना था। जिस तरह हम अगर BRT की बात करें, सो उसमें देखें अननेसेसरी डिलेज बीच में, कभी इनका वो ट्रैक नहीं सही बन रहा, या फिर एक एक्चुअल रीज़न ये भी थी कि फॉर द प्रीवियस 30 ईयर्स जो पेशावर का जो अंडरग्राउंड सीवरेज वगैरह वाला सिस्टम है वो डेवलप ही नहीं हुआ था उस पूरे सिटी का। सो जब वो लोग बनाने पे आए तो उन्हें सबसे पहले जो है वो पूरी खुदाई करके पहले उन्हें अंडरग्राउंड सीवरेज का सिस्टम बनाना पड़ा, तब वो सारा करना पड़ा। सो इस वजह से भी वो डिले हुआ प्रोजेक्ट, और फिर आगे कंट्रोवर्सी में लाजमी तो ऑफकोर्स BRT प्रोजेक्ट है ही। सो ये भी एक फैक्टर है। गाइडलाइंस की बात करें, अगर हमने एस्टिमेट करना होता, सो सबसे ज़रूरी है कि आपके पास यूनिट्स जो हैं वो कंसिस्टेंट हों, ठीक है। अगर आप ऑर्स में डील कर रहे हैं तो तमाम चीज़ें ऑर्स में रखें, डेज़ हैं, वीक्स हैं, एक्सेट्रा। सो ये तमाम यूनिट्स आपको सेम रखने चाहिए। और जब भी हम प्राइस को वर्कआउट करना है, सो आपने कोशिश करनी है कि जो भी इंडिविजुअल टास्क है उसको किसी दूसरे टास्क के साथ लिंकअप ना करें, यानी कि उनकी जो कॉस्टिंग वगैरह है वो उसको अपनी वैल्यू ही रहने दें, ठीक है। टाइम और कॉस्ट हर एक एक्टिविटी को अपना ही दें, किसी के साथ इस तरह लिंकअप ना करें ये दोनों टास्क जो हैं एक दिन में हो जाएंगे, ऐसे नहीं, हर एक को अपना अपना अलग टाइम दें। उसके बाद कॉन्टीजेंसीज हैं। वर्क पैकेज एस्टिमेट शुड नॉट इंक्लूड अलाउंस फॉर कॉन्टीजेंसीज, ठीक है। रिमेंबर द एस्टिमेट शुड बी नॉर्मल कंडीशन बट एक्सपेक्टेड और नॉट ऑल वर्क पैकेजेस विल मटेरियलाइज एज प्लान्ड। बेसिकली होता हमारे पास ये है कि जब आपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में एस्टिमेट करना है वो आपने बिल्कुल एक्यूरेट एस्टिमेट करना है, और उसमें आपकी कोई पैडिंग या कॉन्टीजेंसीज को आप एडअप नहीं करते। बट ये भी एक फैक्टर है कि हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट होता है वो एक्चुअल कॉस्ट में कभी कंप्लीट नहीं होता। सो आपको एक एस्टिमेट आपको रखना पड़ता है, ये हम आगे चल के अभी डिस्कस भी करते हैं। देखें, दो तरह की कंटीजेंसीज होंगी, ठीक है। जो हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कह लें कि एक तरह से मुकद्दस किताब है, डैट इज़ PMBOK,
बेसिकली उसकी बेस पे ही जो है ये तमाम सर्टिफिकेशन ये PMP की जो प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोफेशनल की होती हैं वो होती हैं। सो अकॉर्डिंग टू PMBOK आपने रिस्क असेसमेंट की और उसके बाद जो है आपने एक रिज़र्व आपने एक ऐड कर दिया अपने बेसलाइन बजट में, जिसको हम कंटिजेंसी रिज़र्व कहते हैं। यानी कि वो नोन अननोन्स हैं, यानी कि आपको पता है कि ये मामला हो सकता है मगर अब कब होगा ये मालूम नहीं, ठीक है। सो लेट्स से मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, आपको इक्विपमेंट मंगवा रहे हैं, ठीक है, अब वो शिपमेंट आपके पास आ रही है। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या होता है कि जो पुलिस वाले जो चौकियों पे या इस तरह नाकों पे वो आपके ड्राइवर से जो है भले आपके परमिट हैं या नहीं हैं, वो लाजमत कोई ना कोई अमाउंट जो है वो आपसे मांगते हैं। सो जब हम प्रोजेक्ट को कर रहे होते हैं सो हम इस तरह के भी जो एक्सपेंसेस हैं वो हम कंटिजेंसीज में रखते हैं कि हो सकता है कि जो है ये ज़रूरत पड़े या हो सकता है उन्हें किकबैक वगैरह या जो ड्राइवर हैं वो फिर कुछ ना कुछ इन्हें दे दिला के ही उनको आगे आना पड़ता है। सो नोन है मगर अननोन है, कब अकर होगा ये भी अननोन है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली एक अमाउंट जो है रख लेते हैं। अच्छा होगा क्या, यहाँ जो समझने की चीज़ है वो ये है कि जो आपकी अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, सो जो WBS के ऊपर आपने जो प्रोजेक्ट एस्टिमेट आपने बनाया है, ठीक है, वो बेसिकली वो कंप्लीट है। जो आपके पास जो लोअर आपके पास स्टाफ है उसको सिर्फ वही अमाउंट का पता है। जो एक कॉन्टिजेंसी रिजर्व होगा ये आपका और उनके दरमियान कॉन्फिडेंशियल होगा, यानी कि जो प्रोजेक्ट आप बजट अप्रूव कराएंगे उसके अंदर ये अमाउंट शामिल होगी बट उनको नहीं पता होगा। लेट्स से आपके पास एक टास्क है या फिर आपके पास एक आपने जो है आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है, लेट्स से उसका बजट था तकरीबन 10,000 के अराउंड। आपको पता था कि आपने क्या किया, तमाम एक्टिविटी को देखते गए और उनकी रिस्क असेसमेंट करते गए। लेट्स से टास्क ये था बी था, सो आपने देखा कि जी इसमें ये इतना एक रिस्क हो सकता है, सो मैं हर एक एक्टिविटी में आप जो है लेट्स से 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा रखते गए। सो जब आप 100 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा रखते जाएंगे 10 एक्टिविटीज़ हैं, सो हो सकता है कि वो कम्युलेटिव 1000 बन जाए। सो आपने क्या किया, जब आपने बजट के लिए रिक्वेस्ट आपने पुट फॉरवर्ड की अपनी हायर मैनेजमेंट को, सो आपने कहा कि जी मुझे 11,000 का बजट चाहिए होगा। आपकी जो लोअर मैनेजमेंट है, जो लोअर रैप है, उनके नज़दीक ये 10,000 का बजट है और इसमें ही ये काम करना है। बट आपने अपनी तरफ से रिस्क असेसमेंट करके आपने एक 1000 एक्स्ट्रा रखा हुआ है कि अगर इन केस ज़रूरत पड़ी तो मुझे मैं इस अमाउंट से जो है इसको यूज़ कर लूँगा, या फिर कह लें कि ये वो फंड होता है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर की सवाबदीद पर होता है कि उसने यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। ओके, सो द कंटिजेंसी अमाउंट्स कैन बी फॉर इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, अदर परसेंटेज और फिक्स अमाउंट, ठीक है, परसेंटेज भी हो सकती है, फिक्स्ड अमाउंट भी हो सकती है, which then could be aggregated for the entire project and added to the baseline budget, or could be percentage of entire baseline budget such as 7% और both, ठीक है। सो बेसलाइन बजट के अंदर ही इंक्लूडेड होगा। इसके अलावा एक आपके पास होता है मैनेजमेंट रिजर्व विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द बेसलाइन बजट एंड इज इंटेंडेड फॉर द अननोन्स। बेसिकली जो हायर मैनेजमेंट होती है, जब आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें, जैसे जैसे आप मैनेजमेंट में टॉप पे जाते जाते हैं उसी तरह जो चीज़ें होती हैं उनको आप डिफरेंटली आप ले रहे होते हैं। लेट्स से अब आपने एक इक्विपमेंट है जो बाहर से इंपोर्ट कराना है, अब जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका काम नहीं है, अब ये इंपोर्ट्स डिवीज़न का और आपके पास जो हायर मैनेजमेंट है उसका काम है। अब वो ये देखते हैं कि वो ये रिस्क कह लें कि वो असेसमेंट करते हैं कि हो सकता है कि हमने बाहर से इक्विपमेंट मंगवाना है, सो दरमियान में हो सकता है कि आज अच्छा इसमें भी एक फिर कॉन्सेप्ट होता है CNF का और FOR का। अगर CNF कॉस्ट एंड फ्रेट के ऊपर प्रोजेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि फॉरेन करेंसी में ही जो है ये डीलिंग हो रही होती है और आपकी जो कह लें कि जो जिम्मेदारी होती है वो पोर्ट तक की होती है, उसके बाद कस्टमर जो है वो इक्विपमेंट लेके आएगा। FOR में क्या होता है कि आपने PKR में पेमेंट लेनी होती है और ऑन साइट आपने डिलीवर करना होता है। सो FOR अगर जो है लेट से आपने ऑन साइट को डिलीवर करना, हो सकता है कि डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से फिर कुछ अमाउंट आप रख लेते हैं, या आप ये देख रहे हैं कि यार हो सकता है कि यहाँ ज़रूरत पड़े, सो वो जो हमने 11,000 का बजट अप्रूव किया है हम 5,000 एक अलहदा से अपने पास रख लेते हैं ताकि अगर इनके ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस अमाउंट में से दे देंगे प्रोजेक्ट मैनेजर को। बट ये जो मैनेजमेंट रिजर्व होगा ये प्रोजेक्ट मैनेजर से कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। जिस तरह कंटिजेंसी रिजर्व प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी लोअर मैनेजमेंट से कह लें कि छुपा के रखेगा या उनसे अलहदा रखेगा, उनको नहीं बताएगा, इसी तरह मैनेजमेंट रिजर्व कितना रखा है ये भी जो हायर मैनेजमेंट है प्रोजेक्ट मैनेजर से अलहदा रखेगी, बट ये रखा जाता है।
ठीक है। सो इस वजह से ही रखा जाता है कि आपके पास कोई भी ऐसा कोई नया रिस्क कोई डिस्कवर हो गया, इस तरह की कोई सिचुएशन डेवलप हो गई है, ठीक है। सो उस केस में हम इस मैनेजमेंट रिजर्व को यूटिलाइज कर सकें। सो ये हमारे पास जो है टाइप ऑफ कंटिजेंसीज है जिनको हम कंसिडर करते हैं व्हाइल एस्टिमेटिंग एज वेल। ओके, सो वो लोग जो कि ज़्यादा फेमिलियर हैं टास्क से या एस्टिमेट से या जो काम करते रहे हैं, उनको जो है बेसिकली एस्टिमेट बनाना चाहिए, जिन्होंने बेसिकली ग्राउंड पे के ऊपर जाके काम करना है, ठीक है। अगर आप बाकियों को भी कंसल्ट करते हैं, ठीक है, जो कि जिनका काम लेट से टेक्निकल है, ऑफिस वर्क ज़्यादा, सो हो सकता है कि वो इस एक तो इस चीज़ की इसको ओन करके ना करें, ठीक है, और उनके एस्टिमेट हो सकता है कि वो एक्यूरेट ना हो। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि हम रेलेवेंट बंदे के मैंने सेवरल जो पर्सन हैं हम उनको इंक्लूड कर लें। सो उससे क्या होगा कि जो आपके पास जो एस्टिमेट बनेगा वो बड़ा कह लें कि रीज़नेबल भी होगा, और हो सकता है रियलिस्टिक भी हो और क्लोज टू एक्चुअल भी हो, क्योंकि लाजमत है जो एक्सपीरियंस है और जो नॉलेज है उसका जो है कोई नेमल बदल नहीं होता। नॉर्मल हमने अच्छा एक और जब हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं, सो हमने ये एज्यूम करना होता है कि ये नॉर्मल कंडीशन, हमने कोई वॉर फुटिंग के ऊपर नहीं करना होता, जिस तरह नॉर्मल कंडीशन में होता है हमने उस तरह ही इसको बेसिकली एस्टिमेट करना होता है, ठीक है। सो बेस एस्टिमेट्स ऑन नॉर्मल कंडीशन, एफिशिएंट मेथड एंड प्रोसेसेस एंड नॉर्मल लेवल ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। सो नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर हमने इसको डिज़ाइन करना होता है। ओके, अच्छा, इसी तरह जो है हम रिस्क असेसमेंट की, अभी मैंने आपको पहले बताया जब हम कंटिजेंसी रिजर्व रखते हैं, सो जब हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं हमें कोई भी बजट जो है जब तक आप रिस्क असेसमेंट नहीं करेंगे वो कंप्लीट नहीं होगा। सो व्हेन वी ऐड द रिस्क असेसमेंट टू द एस्टिमेट, दिस हेल्प्स अवॉइड सरप्राइजेस टू द स्टेक होल्डर्स, unexpected time delays or cost increases should be identified as possible risk to the project. Use a PERT estimate for optimistic, most likely and worst case scenario for tasks that are vulnerable. सो हम क्या करते हैं कि लाजिम होता है जो स्टेक होल्डर है वो डे टू डे बेसिस पे देख रहा होता है और उसने फिर टाइम लाइन्स के मुताबिक देखने की जी आज जो है ये आज तक तो ये काम हो जाना चाहिए था, ये क्यों नहीं हो रहा। सो हो सकता है कुछ और कंडीशंस हों या कुछ और कह लें कि अनफोर्सीन इवेंट्स आ गए जिसकी वजह से डिले आ गया। सो हम क्या करते हैं कि इसके केस में हम आगे PERT और CPM हमने आगे कवर भी करना है। सो PERT बेसिकली स्टैंड्स फॉर द प्रोग्राम या फिर प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। बेसिकली हम क्या करते हैं कि ये जब हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं तब तक तो हम अनसर्टेन होते हैं कि इस काम में कितना टाइम लगेगा। लेट से आपके पास एक टास्क है, अगर हम जो है ऑप्टिमिस्टिकली हम बात करें, हम कहते हैं कि जी ये कम से कम हो सकता है 5 दिन में ये काम हो जाए, बट आप फिर अपनी सिचुएशन देखते हैं, कहते हैं कि ज़्यादा चांसेस हैं कि 8 दिन तक हो जाए, मगर फिर आप कहते हैं कि नहीं जो भी हो जाए 15 दिन के अंदर तो ये होगा ही। यानी कि 3 डिफरेंट के लेवल्स आ गए, ठीक है, लोअर है, फिर एक्चुअल मीडियम है, फिर एक अपर है। सो हम क्या करते हैं, जो अगर आपने टोटल एस्टिमेट आपने फाइंड आउट करना है, सो जो ऑप्टिमिस्टिक है उसको आप एडअप करेंगे, जो आपका पेसिमिस्टिक व्यू है, ठीक है, जो या फिर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा दिन आपने उन दोनों को ऐड किया, और फिर जो मीडियन या फिर मोस्ट लाइकली जो आपके पास डेज है उसको मल्टीप्लाई बाय 4 किया। ये टोटल 6 बेसिकली क्वान्टिटीज़ बनती हैं, इनको डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, आपके पास एक नंबर ऑफ डेज या फिर कह लें कि एस्टिमेट है, या एक मीडियन आ जाएगा जो कि 8.6 डेज़ है। सो आप क्या करेंगे, जब हम एस्टिमेट कर रहे होंगे आप यहाँ 8.6 डेज़ अगर पुट कर देंगे, सो हो सकता है जब हम ओवरऑल प्रोजेक्ट को देखेंगे सो हो सकता है कि हम अब बिल्कुल अपनी टाइमलाइंस के साथ साथ चल रहे हैं। ओके, 2 तरह की जी जो है हमने एस्टिमेटिंग डिस्कस की थी। एक हमारे पास टॉप डाउन एस्टिमेट था, एक हमारे पास बॉटम अप अप्रोच थी। टॉप डाउन एस्टिमेट में हमने कहा था कि जी यूजुअली डेराइव्ड फ्रॉम समवन हु यूजेस एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन टू डिटरमिन द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड टोटल कॉस्ट, usually made by top managers who have little knowledge of the processes used to complete the project। यानी कि जो हायरार्की है लाजमत है उसने सब प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह उसने सबऑर्डिनेट्स के साथ डील नहीं करना, या उन पे प्रोजेक्ट पे अक्सर जो है डिफरेंट तरह से काम कराए जाते हैं, ठीक है। यानी कि हर एक बंदे की साइकी डिफरेंट होती है। हो सकता है किसी को आपको जो है टाइम देना पड़े और वो खुद आपको कर ले, सेल्फ स्टार्ट हो सकता है किसी को आपको जो है इनक्रेज करना पड़े, या उसको जो है कह लें कि जिसे उसे हम आप कह लें कि उसे ट्यूनिंग उसकी करनी पड़े। सो देयर आर डिफरेंट सिनेरियो। सो टॉप डाउन एस्टिमेट में जो है कह लें कि
ये एक ड्रॉबैक आ जाता है कि आप ग्राउंड रियलिटी सॉर्ट ऑफ थोड़ी सी निगलेक्ट हो जाती है। बॉटम अप अप्रोच जो है दैट कैन सर्व एज अ चेक ऑन कॉस्ट एलिमेंट्स इन द WBS by rolling up the work packages and associated cost accounts to मेजर डिलीवरेबल्स एट द वर्क पैकेज लेवल। इनके बॉटम अप अप्रोच में क्या होगा, हम हर एक छोटे से छोटा टास्क जो है उसको कॉस्ट हम उसकी असाइन करते जाएंगे और फिर हम कंप्लीट बजट निकालेंगे। इससे क्या होगा कि एक तो आपके पास चेकअप भी होता जाएगा कि जी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में जो आपने एक्टिविटी बनाई है इसमें कितना टाइम लगेगा लेट्स से, या कितनी कॉस्ट इसमें लग रही है। सो इसमें ईच एंड एवरीथिंग जो है उसमें एस्टिमेट हो रही है, उसकी कॉस्ट फाइंड आउट हो रही है। सो अगर हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें, ठीक है, आपके पास अगर लेट्स से एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपने, या फिर आपके पास ऐसा सिनेरियो कि हमने स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करनी है, सो उस केस में आप मैक्रो एस्टिमेट करेंगे। अगर आपके पास कॉस्ट एंड टाइम इंपॉर्टेंट है तब आप माइक्रो एस्टिमेट करेंगे या बॉटम अप एस्टिमेट करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट हो। अगर आप बहुत हाई अनसर्टेनिटी है आपके प्रोजेक्ट में, सो आप मैक्रो एस्टिमेट में जाएंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब भी आपके पास प्रोजेक्ट होता है सो जो लोअर स्टाफ होता है वो कभी भी ओन नहीं करेगा चीज़ों के, क्रंच सिचुएशन है। जो हायर मैनेजमेंट होती है लाजमी बात है, दे टेक द गैम्बल, दे टेक द रिस्क, सो उनको जो है वो इसमें बेटर इक्विपमेंट और अब फिर अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करेंगे यहाँ वो। सो हाई अनसर्टेनिटी के अंदर दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर बहुत इंटरनल है, कोई स्मॉल प्रोजेक्ट है, सो मैक्रो एस्टिमेटिक का आप लमसम बात कर लें कि जी ऑलमोस्ट इतना ही अमाउंट लगेगी, आप उसके ऊपर कर लेते हैं। अगर फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि आपने जो है टर्न की बेसिस पे आपको गवर्नमेंट ने कि टास्क एलोकेट कर दिया कि जी लेट से 1 अरब इसका जो है बजट है और आपने लेट से ये एक रोड बनानी है या फिर आपने एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, या एक फैक्ट्री आपने इस्टेब्लिश करनी है लेट से। सो अब आप क्या करेंगे, अब आप ईच एंड एवरीथिंग को डिवाइड करेंगे, हर एक की कॉस्ट अलग से आप रखेंगे ताकि जो है इस फिक्स्ड अमाउंट के ऊपर जो है आप इसे कर सकें। देखें, क्योंकि इसमें बेनिफिट किसको है, कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिट है। कॉन्ट्रैक्टर जितनी कम अमाउंट के अंदर वो कर लेगा उतनी उसकी सेविंग्स है। अगर जो है वो उसको नहीं कर पाता सो इससे ऊपर जो भी अमाउंट लगेगी वो कॉन्ट्रैक्टर के ज़िम्मे आएगी। सो इस वजह से ये ज़रूरी है। अगर जो है लेट से कस्टमर जो है वो डिटेल्स मांगता है, कहता है कि जो मुझे हर एक चीज़ इंडिविजुअली और बड़ी डिटेल में चाहिए, सो आप माइक्रो एस्टिमेट के ऊपर जाएंगे। अगर स्कोप अनस्टेबल है, नॉर्मली ऐसे भी हो जाता है कि आपको नहीं पता होता है, यानी कि एक प्रोजेक्ट आ गया है, ठीक है, बट उसमें काफ़ी चीज़ें जो करने वाली हैं और अभी स्कोप उसका अनक्लियर है, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें आपके स्कोप में जो है आएंगी। सो उस केस में माइक्रो एस्टिमेट जो है ज़्यादा बेहतर, क्योंकि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर तब तक नहीं बन सकता जब तक आपका स्कोप क्लियर नहीं हो जाता। सो ये बेसिकली स्कोप ऑफ वर्क जो है क्लियर नहीं हो जाता। सो दैट इज़ वाई वहाँ हम माइक्रो एस्टिमेट या फिर टॉप डाउन एस्टिमेटिंग यूज़ करेंगे। प्रेफर्ड अप्रोच ये है कि जी सबसे पहले जो है हम रफ टॉप डाउन एस्टिमेट बनाएं ताकि हमें इनिशियल एक आइडिया हो कि जितनी कॉस्ट लग सकती है। फिर हम अपना WBS या वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाएं। उसके बाद जो है हम बॉटम अप एस्टिमेट करें कंप्लीट, और उसके बाद जो है हम फिर शेड्यूल और उसके बजट वगैरह यानी कि जिसमें कंटिजेंसी रिजर्व वगैरह भी एडअप होंगे वो हम बनाएं, और फिर हम देख लें कि जी हमारे डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं टॉप डाउन और बॉटम अप एस्टिमेट में। अच्छा, रिकन्सिलिएशन का फ़ायदा ये भी होगा कि आपके पास एक एक्चुअल एस्टिमेट आ जाएगा, आपके पास एक मैक्सिमम एस्टिमेट भी आ जाएगा, यानी कि आपके पास एक तरह से रेंज भी आ जाएगी कि इससे एक्सीड नहीं कर सकता। सो ये भी एक तरह से ज़रूरी होता है और इसकी बेस पे हो सकता है कि आपके हायर मैनेजमेंट जो है वो आपका बेसलाइन बजट भी अप्रूव करे और अपने पास मैनेजमेंट रिजर्व भी रख से। ओके जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं और टॉप डाउन अप्रोच में देखें। सो हमारे पास ये कुछ 5 मेथड्स हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ होंगे। कंसेंसस मेथड है, रेशियो मेथड्स है, पोर्शन मेथड है और फंक्शन मेथड फॉर सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम प्रोजेक्ट्स और लर्निंग कर्व। सबसे पहले आ जाता है आपके पास कंसेंसस मेथड। कंसेंसस मेथड में क्या होता है कि यूजेस द पूल्ड एक्सपीरियंस ऑफ सीनियर और मिडिल मैनेजर टू एस्टिमेट द टोटल ड्यूरेशन एंड कॉस्ट। These initial top-down estimates are only a rough cut and normally occur in the conceptual state of the project. Project managers must ensure that these estimates are not dedicated to lower level managers. देखें होता क्या है कि अगर आप जो है गवर्नमेंट के टेंडर्स देखें तो उसमें बेसिकली एस्टिमेट्स बनते हैं। जो सबसे पहले एक इनिशियल एस्टिमेट होता है उसको हम PC1 बोलते हैं, और उसके बाद PC2, PC3 और PC4 के ऊपर जाके बेसिकली ये टेंडर डॉक्यूमेंट्स आते हैं और फिर बिडिंग वगैरह होती है। सो
जो कंसेंसस मेथड होता है उसमें क्या होता है कि आपके पास एक ही फील्ड के एक्सपीरियंस बंदे या फिर कह लें कि आपके हायर मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजर्स आपके पास बैठ जाएंगे और वो इसको अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए एक प्रोजेक्ट के बारे में एस्टिमेट देंगे कि जी ये अगर इतना एरिया है या ये प्रोजेक्ट है सो इतना एक एस्टिमेट होगा इसका। सो एक रफ एस्टिमेट होता है जो कि ज़्यादातर जो है कॉन्सेप्चुअल स्टेज में या फिर जब हम PC1 की बात करते हैं तब जो है बेसिकली इसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। और प्रोजेक्ट मैनेजर को इंश्योर करना चाहिए कि एस्टिमेट जो है आपके पास लोअर लेवल मैनेजर्स तक ना जाए ताकि उनके जहन में कोई ये आइडिया ना हो कि जी इतना बजट हमने एलोकेट किया सो ये काम हो जाएगा। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है डेल्फी मेथड, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मेथड है। इसमें बेसिकली अप्रोच ये थी कि कंसेंसस मेथड ही है, मगर आप क्या करें कि आप डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स आपने लिए, आपने क्या किया कि उनको एक क्वेश्चनर्स आपने दे दिए, उनसे कहा कि जी ये फिल करके अपनी सजेशंस दें। जब उनकी सजेशंस दी आपने जो मीन वैल्यू उनकी बन रही थी क्वेश्चनर में, आपने जो यानी कि अगर पॉइंट स्केल की बात करें या जो मीन वैल्यू अगर लेट्स से एस्टिमेट किया, आपने उसको बार सेट किया। जो भी सजेशंस आई आपके पास एक मैनेजर की तरफ से, आपने तमाम को कंपाइल करके आपने दोबारा वो फ्लोट कर दिया प्रोजेक्ट मैनेजर्स को। सो इवेंचुअली इससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि थोड़ी ही 2-3 आइट्रेशंस के बाद यू विल बी क्लोज टू द करेक्ट एस्टिमेट, ठीक है। जो कि यहाँ इस पॉइंट में अगर आप यहाँ देखें, ये द मिड पॉइंट ऑफ रिस्पॉन्स स्टेटिस्टिकली कैटेगराइज्ड बाय द मीडियन स्कोर in each succeeding round of questionnaires. The range of responses by panelist will presumably decrease and the median will move to toward what is deemed to be the correct value, ठीक है। और जहाँ यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा experts are then encouraged to reconsider and if appropriate to change their previous estimate in light of the replies of other experts, ठीक है। यानी कि आपने बताना नहीं कि एक्सपर्ट कौन है, बट जब आप उनसे रिव्यूज़ लेते रहेंगे सो यू कैन हैव द एक्यूरेट या फिर एक्चुअल एस्टिमेट। उसके बाद जो है रेशियो मेथड्स है। रेशियो मेथड आपके पास सिंपल है, जो कि हम यहाँ यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट में कि आपके पास जो है आपके पास दीज आर पैरामीट्रिक और रेशियो मेथड दैट आर यूज्ड इन कॉन्सेप्ट और नीड फेज ऑफ द प्रोजेक्ट टू गेट एन इनिशियल ड्यूरेशन एंड कॉस्ट, ठीक है। आपके पास एक घर है जी 2700 स्क्वायर फीट का, और आपको ये पता है कि जी नॉर्मल जो कॉस्ट बनती है डैट इज़ $160 पर स्क्वायर फीट। सो हम कह सकते हैं जो पैरामीट्रिक कॉस्ट है डैट इज़ अराउंड $432,000 क्योंकि हमने जो है एस्टिमेट से हमने फाइंड आउट की बेस्ड ऑन प्रीवियस एस्टिमेट, ठीक है। आपने देखा कि जी अगर इतना एक घर है सो हो सकता है कि दिस विल टेक 100 days टू कम्प्लीट। सो एक बेसिकली ये रेशियो मेथड्स में जो है एस्टिमेट होता है। ओके, सो नेक्स्ट जो है अब हमारे पास अपोर्शन मेथड है। अपोर्शन मेथड जो है सिमिलर है रेशियो मेथड से, ठीक है, एंड इज यूज्ड व्हेन प्रोजेक्ट्स आर वेरी सिमिलर टू प्रीवियस प्रोजेक्ट्स इन टर्म ऑफ फीचर्स एंड कॉस्ट। यानी कि आपने एक प्रोजेक्ट किया, फिर कह लें कि लेट्स अगर आप एक सॉफ्टवेयर फर्म में काम कर रहे हैं तो आपके पास एक प्रोजेक्ट एक सिमिलर नेचर के आपके पास आ रहे होते हैं। लेट्स से आपने एक जो शॉप है उसके लिए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है ताकि वो जो अपनी इन्वेंट्री का भी रख सके और जो कस्टमर को जो रसीद वगैरह अपने बिल वगैरह देना, यानी कि वो तमाम चीज़ें कर सकें। बेसिकली कम वेश वो प्रोजेक्ट सेम ही है, लिटिल टिंकरिंग के साथ जो है आप उसे दोबारा बना सकते हैं। सो वहाँ जो है अपोर्शन मेथड आपके पास यूज़ हो रहा है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड कॉस्ट जो है दोनों प्रोजेक्ट्स आपके पास सेम होंगे। दीज आर यूज फॉर स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स हैविंग स्मॉल वेरिएशंस और कस्टमाइजेशंस। एलिमेंट्स each element of the project is assigned a percentage or a portion of the total estimated cost of the project। अभी हम देख लेते हैं आगे। जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं कि लेट्स से एक प्रोजेक्ट है, उसको 5 लाख जो है उसका बजट था। सो हमने डिज़ाइन, प्रोग्राम, टेस्ट, डॉक्यूमेंट और प्रोड्यूस CD हर एक को हमने जो है बजट हमने डिवाइड कर दिया। वो बजट जो है अब ये टॉप डाउन एस्टिमेट है। आप देख रहे हैं कि वो उसने कंप्लीट एक टॉप पे हमने एक एस्टिमेट हमने बनाया कि ये डिज़ाइन लेट से वो 20% होगा। सो उसको मज़ीद जो उसकी सब एक्टिविटीज़ थे उनको फिर हमने इनिशियली डिवाइड कर दिया। हो सकता है कि D1 बाद में ज़्यादा बजट कंज्यूम करे D2 की निस्बत। सो ये बेसिकली अपोर्शन मेथड है कि आपने हर एक को रेशियोज़ में आपने डिवाइड कर दिया। ओके, एक ये दूसरी एग्जांपल जो है यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब यहाँ जो है आपके पास ये सिंपल 3 एक प्रोसेसेस हैं, उसके अंदर जो है आपने इसे डिवाइड कर दिया। डिज़ाइन है, फिर उसके बाद कह लें कि आपके पास यहाँ इम्प्लीमेंटेशन है और डेफिनेशन वगैरह। सो
यहाँ आपने जो है इनको डिवाइड कर दिया। सो इस तरह बेसिकली ये डिफरेंट एग्जांपल है एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, उसको हमने यहाँ यूटिलाइज़ किया पोर्शन मेथड में। उसके बाद है जी फंक्शन पॉइंट्स मेथड फॉर सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम प्रोजेक्ट्स। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर के अंदर ये मेथडोलॉजी यूज़ होती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर फ्रीक्वेंटली एस्टिमेटेड यूजिंग वेटेड मैक्रो वेरिएबल्स कॉल्ड फंक्शन पॉइंट्स और मेजर पैरामीटर्स। ठीक है, अब देखें जो भी आपके पास प्रोजेक्ट है उसमें कुछ इनपुट होगी, कुछ उसमें आउटपुट होगी, लाजमी तो कुछ डाटा आप ले रहे होंगे या कुछ डाटा आप स्टोर करा रहे होंगे। सो इन तमाम चीज़ों को फंक्शन पॉइंट्स जो है इनको हम डिफाइन कर देते हैं कि दीज फंक्शन पॉइंट्स आर आल्सो आइडेंटिफाइड एज नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ आउटपुट्स, नंबर ऑफ इंक्वायरीज, नंबर ऑफ डाटा फाइल्स एंड नंबर ऑफ इंटरफेसेस। इन तमाम को जो है हम वेटेज करते हैं और फिर देखते हैं कि जी इनका रिस्क कितना है, लो है, मीडियम है। उसके बाद वो मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम एड अप कर देते हैं। The total adjusted count provides the basis for estimating labor, effort and cost for a project and may use factor derived from historical data। अब देखें बेसिकली जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम है वो ब्रेन से रिलेटेड काम जो है उनका ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि थिंकिंग है और उन्होंने कम ओवरकम करना है। अब इसमें एस्टिमेट लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपने काम फिजिकली आपने नहीं करना बल्कि आपने मेंटली करना। अब हर एक बंदा डिफरेंट मेंटल लेवल पे होगा, इसीलिए आपने देखा जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट की होती है कि आपके जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी बंदे हैं उनका माइंड एट ईज़ हो, फ्रेश हो, ताकि जो है इसको वो वर्कआउट करें। क्योंकि जितना ही वो फ्रेश माइंड होगा उतना ही ज़्यादा बेहतर जो है वो परफॉर्म कर सकेंगे। अब लेट से हमारे पास ये एक प्रोजेक्ट है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जी डिफरेंट परसेंटेजेस हमने जो है अप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर कह लें कि हमने नंबर ऑफ़ इनपुट्स हमने काउंट की, वो हमारे पास 15 थी, आउटपुट हमारे पास 5 थी, इंक्वायरीज़ जो हैं वो 10 इंक्वायरीज़ लेके जो है हमारा प्रोग्राम वर्कआउट कर रहा होगा। 31 फाइल्स बनेंगी और 20 डिफरेंट इंटरफेसेस हैं। ठीक है, हर एक की जो है आपने यहाँ कम्प्लेक्सिटी लेवल आपने एडअप कर दिया कि ये इनपुट को कॉल करना जो है बहुत ईजी है, सो उसको आपने कम्प्लेक्सिटी लेवल 2 दे दिया। इसी तरह जो आउटपुट्स हैं उनको थोड़ा सा एवरेज कम्प्लेक्सिटी लेवल होगा 6 है। फिर आपके पास इंक्वायरीज़ हैं वो दरमियान में है, एवरेज है 4 दे दिया। फाइल्स का काम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, कह लें कि उसके लिए प्रोग्रामिंग या फिर उसके लिए वर्किंग आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसकी वेटेज आपने हाई कर दी। ठीक है, और इसी तरह इंटरफेसेस के लिए भी आपने जो है कम्प्लेक्सिटी लेवल आपने डिफाइन कर दिया, उसकी वेटेज कर दी। जो भी काउंट था, ठीक है, जो कि हमने यहाँ लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि these function points are identified as number of inputs, number of outputs, number of inquiries वगैरह जितने भी वो टोटल नंबर्स हैं, आपने उनको क्या किया, अब आपने इन काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। लेट्स से नंबर ऑफ़ इनपुट्स हमारे पास 15 थी और हमने रेटेड कम्प्लेक्सिटी लेवल इसका हमने 2 रखा था, जो हमारे पास यहाँ फर्स्ट टेबल है। सो इस वजह से यहाँ 15 × 2 30। इसी तरह जब आपने तमाम जब ये सम अप कर ली, सो टोटल आपके पास बन गए 660। अब होगा क्या कि ये तो आपने 660 आपने फाइंड आउट कर लिया, यानी कि टोटल बेसिकली नंबर ऑफ़ टास्क हैं। अब आप ये इसको यूँ एज्यूम करें कि ऑन एवरेज हमने ये एस्टीमेट लगाया कि जी ऑन एवरेज अगर एक बंदा इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो तो वो हो सकता है कि 5 फंक्शन पॉइंट्स जो हैं उनको अचीव कर ले, 5 फंक्शन पॉइंट्स को वो कर सके। सो अगर लेट से वो पर मंथ जो है हमारे पास जो है 5 फंक्शनल पॉइंट्स को करेगा, सो हमें 132 पर्सन मंथ्स चाहिए। यानी कि अगर एक बंदा एक महीने में जो है वो कह लें कि 5 टास्क कर रहा है, सो बेसिकली 132 हमें जो है मंथ्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। अब आपके पास एज्यूम ये करें कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उन्होंने 10 प्रोग्रामर्स जो हैं वो असाइन कर दिए हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। सो अब टोटल ड्यूरेशन अब आपके पास कितनी बनेगी वो अब आप डिटरमिन कर सकते हो कि जो टोटल नंबर ऑफ़ आवर्स थे आपके पास 132 पर्सनल आवर्स थे, उनको आप डिवाइड कर दोगे 10 से, सो आपके पास ये आंसर आएगा 13 मंथ्स। ठीक है, सो सॉरी और मैं कह गया दोज वर द पर्सनल मंथ, सो उसको हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो 13 मंथ आपके पास ड्यूरेशन आ गई प्रोजेक्ट की। अब अगर आपके पास आ गई है कह लें 13 मंथ आपके पास एक ये ड्यूरेशन आ गई टाइम की। अब आपने कॉस्ट निकालनी है, सो 132 आपके पास टोटल और हैं, और लेट से अगर आप $4,000 पर मंथ अगर आप सैलरी पे कर रहे हो, सो आपके पास इसका जो बजट है डैट वुड बी अराउंड $5,28,000। सो इस तरह जो है हमने फंक्शन मेथड से ये डिटरमिन किया।
उसके बाद एक लास्ट जो है हमारे पास टॉप डाउन अप्रोच में, डैट इज़ द लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व बेसिकली ये कहता है कि अगर आपके पास एक सेम बंदा है और वो बार बार अगर एक ही काम रिपीटेडली कर रहा है तो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। अब वो जो है इवेंचुअली टाइम भी कम लेगा और उसकी परफॉर्मेंस भी जो है इम्प्रूव हो जाएगी ड्यू टू रेपिटेशन। द पैटर्न ऑफ इम्प्रूवमेंट कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द रिडक्शन ऑफ टाइम इट टेक्स टू परफॉर्म टास्क इन फ्यूचर। each time the output quantity doubles, the unit of labor or are reduced at a constant rate। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी जो है अगर आप डबल कर देंगे, जो आपके पास और हैं वो खैर समवट आपके पास कम होते जाएंगे एट अ कांस्टेंट रेट। अगर हमने यहाँ से देखना है बेसिकली ये फार्मूला है, यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे रिपीटिशन बढ़ती जा रही है वैसे ही कॉस्ट या फिर टाइम पर रिपीटिशन जो है वो एक ग्राफ की फॉर्म में आप यहाँ देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियली जो है वो रिड्यूस हो रहा है। सो उसके लिए रिलेशन भी आपके पास है कि अगर आपने कोई nth यूनिट आपने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए बेसिकली ये रिलेशन है कि जो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट यूनिट, उसके बाद L जो है डैट इज़ द लर्निंग कर्व रेट, के किस रेट पे बेसिकली ये कर्व आपके पास नीचे जा रहा है, उसको आप रेज़ टू पावर n या फिर यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स t इज़ डबल्ड, यानी कि जहाँ टाइम जो है आपके पास वो डबल आपके पास बेसिकली वो बन रहा है, आपने वो नंबर ऑफ टाइम्स जो आपने मेंशन करने। सो ये फार्मूला है जी फॉर द लर्निंग कर्व। इसके बाद जो है नेक्स्ट अब हमने बॉटम अप अप्रोचेस को डिस्कस करना है। उसमें हमारे पास 4 मेथड यूज़ होंगे। टेम्पलेट मेथड है, फिर पैरामीट्रिक प्रोसीजर्स अप्लाइड टू स्पेसिफिक टास्क, रेंज एस्टिमेट फॉर WBS वर्क पैकेजेस, फेज एस्टिमेटिंग। इन चारों को जो है हम आगे चल के भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, सो सबसे पहले टेम्पलेट मेथड पे आ जाते हैं। टेम्पलेट मेथड जो है सिंपल कह लें कि आपके पास जो भी आपने प्रीवियस प्रोजेक्ट पे काम किया है वहाँ से आप स्टार्ट करते हैं और इसी के जो कह लें कि आइटम्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस मेथड enables the performing organization to develop a potential schedule, estimate cost and develop a budget in very short order। देखें होता क्या, अगर हम सॉफ्टवेयर फर्म की बात करते हैं तो देखें उनका जो स्केड्यूल है या फिर कह लें कि अगर सिमिलर सॉर्ट ऑफ नेचर का प्रोग्राम वो किसी और क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। सो प्रीवियस प्रोजेक्ट को ही वो दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं और इसकी तरह वो स्केड्यूल भी बना सकते हैं, कॉस्ट वगैरह एस्टिमेट करना या फिर बजट वगैरह डेवलप करना इन वेरी शॉर्ट टाइम वो इसे कर सकते हैं। इसके बाद जो है पैरामीट्रिक प्रोसीजर है। पैरामीट्रिक प्रोसीजर्स आर अप्लाइड टू स्पेसिफिक टास्क सच एज कॉस्ट पर स्क्वायर फीट कैन बी the source of top-down estimates as well as estimating work package tasks। For example, let's say हमारे पास जो है अगर 36 वर्क स्टेशन हैं एक जगह पे, और जैसे अब आपके इल्म में होगा कि ऑफिस ने जो है एक ऑफिस 365 लॉन्च किया कि ऑल इन वन सोल्यूशन है ऑनलाइन कि आपके जो तमाम सिस्टम है वो उसके साथ कनेक्टेड होंगे। अब ऑफिस 365 के अंदर ही ये जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और ये डिफरेंट पैकेजेस हैं वो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। सो ये इन्होंने डिटरमिन किया कि जी एक जो टेक्नीशियन है डैट कुड कन्वर्ट 3 वर्क स्टेशन पर डे, 12 डेज जो है वो कंज्यूम करेगा टू कन्वर्ट ऑल 36 वर्क स्टेशन। सो ये बेसिकली जो है आपके पास ये पैरामीट्रिक प्रोसीजर है बिल्कुल, यानी कि जो एक रेशो हमने एक अप्रोच देखी थी बिल्कुल ये वही अप्रोच है, मगर दोनों में कह लें कि ये आपके पास जो होल्ड करता है आपके पास बॉटम अप अप्रोच में भी और टॉप डाउन अप्रोच में भी। ओके, सो पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग इज सक्सेसफुल फॉर ऑफन रिपीटेड एंड टेंजिबल टास्क, यानी कि टेंजिबल टास्क होते हैं जिनको आप क्वान्टिफाइबल या मेजर कर सकते हैं, लाइक बिल्डिंग अ 6 स्टोरी ऑफिस बिल्डिंग और पेंटिंग ऑफिस वॉल्स, बिकॉज दीज टास्क आर मेजरेबल या फिर टेंजिबल, कॉमन एंड फ्रीक्वेंट, अ लॉट ऑफ डाटा इज़ अवेलेबल। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है रेंज एस्टिमेटिंग है। रेंज एस्टिमेटिंग इज यूज व्हेन अ वर्क पैकेज हैज सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी अबाउट द टोटल टाइम एंड कॉस्ट इन विच टू कंप्लीट। ठीक है, सो ये अब आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें अनसर्टेनिटी आप श्योर नहीं है कि आपके पास क्या जो है एस्टिमेट होगा टाइम का या कॉस्ट का। सो उसमें हम रेंज एस्टिमेटिंग यूज़ करें। आप देखें कि डिफरेंट जो है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, उसके साथ जो है डिफरेंट उनकी डिस्क्रिप्शन है टास्क की, उसके बाद लो एस्टिमेट है, एवरेज एस्टिमेट, हाई एस्टिमेट, और हम लो में से हाई में से लो को सबट्रैक्ट करके हम रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं और हमें पता लग रहा है कि रिस्क लेवल किस में लो है और किस में ज़्यादा है। इसी तरह लेवल ऑफ डिटेल पे अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेवल ऑफ डिटेल इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब यह आपने डिसाइड करना है कि किसको आपने किस लेवल तक इन्फॉर्म रखना है। लेवल ऑफ डिटेल इन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर वेरीज विद द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट।
ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होगा कॉम्प्लेक्सिटी चेंज होगी। कुछ जगहों पे अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल दे देंगे, नहीं एक्सेसिव डिटेल दे देंगे, डैट वुड बी कॉस्टली, ठीक है। बेसिकली उससे क्या होगा कि अगर बहुत ज़्यादा आप करेंगे सो उसका बहुत सारी चीज़ें डिपार्टमेंटल वाइज चली जाएंगी, यानी कि जी ये फलाने डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड दिस एंड डैट, सो आपका काम जो वो हॉल्ट होने लग जाएगा विद इन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जो अनप्रोडक्टिव पेपर वर्क भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्योंकि तमाम जो भी हम टास्क करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है। सो ये इस वजह से आप यानी कि इन कागजी कार्रवाइयों में आप उलझे रहेंगे, और अगर आपके पास इनसफिशिएंट डिटेल है दैट इज़ ऑल्सो कॉस्टली, यानी कि उससे आपके जो गोल्स हैं या आपके जो डिलीवरेबल्स हैं उन पे आपका फोकस नहीं रहेगा, और बहुत ज़्यादा एफर्ट जो है वो नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ में आपकी यहाँ वेस्ट हो रही होगी एज अ कॉन्सिक्वेंस। ओके जी, सो टाइप्स ऑफ कॉस्ट की बात कर लेते हैं। एक सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट हैं, कॉस्ट दैट आर चार्जेबल टू स्पेसिफिक वर्क पैकेज, यानी कि जिस तरह लेबर होगी, मटेरियल, इक्विपमेंट, या फिर इस तरह की जो बिल्कुल डायरेक्ट आपको नज़र आ रही हैं कि ये आपके पास सिंपल कॉस्ट आपके पास आ रही है। उसके बाद जो है कुछ डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट होती हैं। ओवरहेड कॉस्ट होती हैं दैट आर डायरेक्टली टाइड टू एन आइडेंटिफाइबल प्रोजेक्ट डिलीवरेबल और वर्क पैकेज। लेट से अब आपने जो है एक काम करना है, या फिर लेट से कोई भी ऐसा टास्क है, समझ लें कि आपने कुछ इक्विपमेंट है जो कि आपने एक ग्राउंड फ्लोर से आपने टॉप फ्लोर पे मूव कराना है, सो उसके लिए आप एक्सकेवेटर्स वगैरह आप ले आते हैं, ठीक है। सो या सॉरी आप क्रेन वगैरह जो है ओवरहेड क्रेन वगैरह लेट से आप मंगवा लेते हैं। सो अब होगा क्या कि जब आपने अब लाजिम बात है जब मशीन आएगी वो थर्ड पार्टी वेंडर से आएगी, सो उसकी लाजिम बात है कॉस्ट होगी, ठीक है। आपने जो है लेट से लेबर आपने मंगवा ली, मटेरियल आपने मंगवा लिया, अब इक्विपमेंट जो है हो सकता है थोड़ा बहुत कम पड़ गया हो, सो आप क्या करते हैं कि ये जो मसलन जो सिंपल मिस्त्री वगैरह के जो औजार होते हैं वो आप रेंट पे ले आते हैं, सो वो अब ये ओवरहेड कॉस्ट हो गई, ठीक है, जो कि डायरेक्टली टाइड है डिलीवरेबल के साथ, वर्क पैकेज के साथ। उसके बाद कुछ हमारे जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्ट भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट एंड डायरेक्टली लिंक टू स्पेसिफिक पैकेज दैट आर अपॉइंटेड अपोर्शन टू द प्रोजेक्ट। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी कुछ कॉस्ट वगैरह आ सकते हैं। लेट से आपके पास कोई विजिट आ रहा है, लेट से कंसल्टेंट है, या फिर आप लेट से कंसल्टेंट आ रहा है, या फिर कोई और ऐसा कोई इंपॉर्टेंट बंदा आ रहा है, या फिर आपके ही हायर रेप में से कोई बंदा उधर आ रहा है, सो लाजिमत है आप वहाँ सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह करोगे, या फिर चाय वगैरह का आप जो है बंदोबस्त करोगे ऑन साइट, ठीक है। या फिर अगर लेट से कोई ऐसा टाइम आप लंच वगैरह के लिए अरेंजमेंट वगैरह कर सकते हो, या जिस तरह हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी है, कह लें कि जब लेंटर वगैरह हम डालते हैं, ठीक है, यानी कि छत आप घरों को कर लें, या फिर आप बड़े कंस्ट्रक्शंस को भी कर लें, एटलीस्ट जो लेबर होती है उसके खाने पीने का जो बंदोबस्त होता है वो उस रोज़ के लिए जो है मालिकों की ज़िम्मेदारी होती है, या जिस तरह ओनर्स की या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स की जो है इसमें होती है। या फिर अगर आपके पास कह लें कि जिस तरह अगर लेट से HVAC के इक्विपमेंट अगर वो शिपिंग वगैरह आई है और वो आपने मूव कराया कुछ कराया, तो उस दिन भी बेसिकली हमारे यहाँ एक अच्छी एक रवायात है कह लें, ठीक है, कि जो है आप इनवाइट करते हैं अपने क्लोजेस्ट जो फर्म के बंदे होते हैं, या फिर और कुछ जिनके साथ आपका कोलैबोरेशन होता है कि जी हमारा इक्विपमेंट आया आप ये देखें, ठीक है। पब्लिसिटी स्टंट भी होता है एक तरह से, मगर ये एक हमारे कुछ रवायात हैं जो हमारे कल्चर से रिलेटेड हैं। अब ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हैं जो कि उस तरह जो है हमारे पास किसी डिलीवरेबल के साथ लिंक नहीं है, बट प्रोजेक्ट के साथ लिंक्ड हैं, सो ये बेसिकली इसके अंदर आ जाएंगे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो कुछ ओवर हमने कंटिजेंसी रिजर्व रखा होता है प्रोजेक्ट मैनेजर ने, वो इन चीज़ों को भी इनकर करके उसने रखा होता है, इन तमाम रिस्क और इन तमाम चीज़ों को उसने कैलकुलेट किया होता है। जिस तरह यहाँ कह लें कि अगर लेट से हमने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमने बिड करना है, सो कुछ ये डायरेक्ट कॉस्ट जो हैं ये हमारे पास सिंपल कॉस्ट हैं कि हमारे पास जो भी आप काम करने जा रहे हैं इतनी कॉस्ट हमारी लगेगी। उसके बाद डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट हैं जो कि आप कह लें कि जिस तरह हमने सेकंड कैटेगरी में देखा वो उसने इनकर किया, फिर उसने जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्ट हमने उसने इनकर की, उसके साथ साथ प्रॉफिट और फिर टोटल बिड, सो तमाम चीज़ें उसने इनकॉर्पोरेट की हैं इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिड। नॉर्मली ऐसे नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट, खैर जब भी हम बिड करते हैं हमारी कोशिश होती है कि मिनिमल हमारे पास हो। सो उसके साथ साथ हम चलते हैं रिफाइनिंग एस्टिमेट्स की तरफ। देखें अब लाजमी बात है, ये तो हमने एस्टिमेट्स की बात कर ली, मगर ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है,
जैसे जैसे आपके पास रियल टाइम डाटा आता जाएगा, आपके जो एस्टिमेट्स हैं वो मज़ीद रिफ़ाइन होते जाएंगे, मज़ीद रियलिस्टिक आप बना सकते हैं। सो रिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहला रूल है कि जब हमने पहले एस्टिमेटिंग की थी हमने कहा था कि एज्यूम नॉर्मल कंडीशंस। अब आपने ये एज्यूम करना कि ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। अब लेट से अगर आपके पास प्रोजेक्ट आ गया, हम मज़ीद स्पेसिफिक हो जाते हैं। अर्लियर इट वॉज स्टेटेड दैट द एस्टिमेट्स आर सपोज टू बी बेस्ड ऑन नॉर्मल कंडीशंस एज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, बट इट is rarely realistic in real life. Resources availability, whether people, equipment, material or even funding, can easily extend original estimates. ठीक है, self explanatory है। For example, आपके पास जो है let's say 4 bulldozers are normally used to clear a certain size site in 5 days, but there are only 3 bulldozers available during this time period। ठीक है, जो भी आपने टाइम पीरियड आपने let's say जो जगह उसको हम वार करना था, सो अब आपके हमारे पास एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, एक बुलडोज़र कम है, सो आपका जो टाइम था 5 दिन का वो इंक्रीज़ हो जाएगा 8 डेज़ पे। ठीक है, एंड द क्रू लेबर कॉस्ट विल बी इंक्रीज ड्यू टू एक्सटेंडेड टास्क ड्यूरेशन। लाजिम आता है पर और जो भी लेबर चार्ज कर रहा है उसके चार्जेस आपके पास आपको ज़्यादा पड़ेंगे। सो इसी तरह जो है इंट्रैक्शन कॉस्ट आर हिडन एंड एस्टिमेट्स, टास्क आर टू बी एस्टिमेटेड इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर टास्क। हाउएवर वर्क ऑन वन टास्क मे हैव अ डिपेंडेंसी ऑन वन अनदर or more prior tasks. The handoff between tasks requires time and attention. For example, the development of a prototype requires a prototype team to interact with design engineers, asking clarifying questions and making adjustments. अब देखें, लेट्स से अगर आपने कोई प्रोटोटाइप यहाँ जिस तरह यहाँ बन रहा है, सो डिज़ाइन टीम को जो है प्रोटोटाइप टीम ने डिज़ाइन टीम के साथ एक मीटिंग करनी है, कुछ क्लैरिटी, कुछ कन्फ्यूजन है उनको, उन्होंने वो क्लैरिटी लेनी है। अब ये वो कह लें कि ये ड्यूरेशन है जो कि हम अलहदा से हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में नहीं लिखेंगे जी यहाँ एक मीटिंग होगी, बल्कि जब हम वो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसकी जो टाइम ड्यूरेशन हम दे रहे हैं ये उसके अंदर ही, ये जो टाइम कंज्यूम होगा हमने उसके अंदर ही इनकॉर्पोरेट करना होगा कि लेट से ये एक डिवीज़न से दूसरी डिवीज़न है, सो इनके दरमियान एक मीटिंग होनी है, सो उसका टाइम हम दरमियान में पहले ही इंक्लूड करते हैं या उन्होंने उसी टाइम को कह लें कि इनकर करना होता है। इसीलिए यहाँ देखें इंट्रैक्शन कॉस्ट आर हिडन इन एस्टिमेट्स। ठीक है, सो जो इंट्रैक्शन हो रहा है लाजमी होता है, मीटिंग अब है और मीटिंग में होगा, सो लाजमी बात है वहाँ रिफ़्रेशमेंट वगैरह के लिए नॉर्मली किया जाता है अरेंजमेंट। ठीक है, सो आप जो ये कॉस्ट होंगी, जो मीटिंग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी जहाँ भी मीटिंग होगी, सो आप उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं सिर्फ प्रोजेक्ट में। टाइम फॉर मीटिंग्स एंड अदर कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन दीज इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स, दे आर हिडन, नॉर्मली हिडन ही होती हैं या उसके अंदर इनकॉर्पोरेट की होती हैं। उसके अलावा जो है रीजंस फॉर एडजस्टिंग एस्टिमेट्स क्या होती हैं, नॉर्मली थिंग्स गो रॉन्ग ऑन प्रोजेक्ट्स, डिज़ाइन फ्लॉज शो अप आफ्टर द फैक्ट, वेदर कंडीशंस अकर, एक्सीडेंट्स हैपन, स्टफ टर्न्स ओवर, staff gets ill, or all of these affect estimates. Project manager should plan these risks to occur and likelihood and impact of such event needed to be considered. अच्छा, जब भी प्रोजेक्ट बन जाता है ना, अनफॉर्चुनेटली आपके जो करिकुलम है उसमें रिस्क से रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं है। बेसिकली होता क्या कि हम रिस्क रजिस्टर बनाते हैं जिसमें तमाम रिस्क लिखे जाते हैं और उनके इम्पैक्ट लिखा जाता है और उसके बाद फिर इसमें जो है एडजस्टमेंट की जाती है। हमारे HPSC इंडस्ट्री से मेरा जो है ताल्लुक़ रहा है। सो एक हमारे यहाँ एक बड़ी फेमस एक सेइंग होती थी कि जो भी आपके पास ये HPSC का प्रोजेक्ट है, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर स्टार्ट करता है वो उसको फिनिश नहीं कर पाता। उसकी रीज़न यही है कि जब एक बार प्रोजेक्ट सिक्योर हो जाता है और क्योंकि मार्केट टफ कंपटीशन होता है, बड़ा कॉस्ट कम्पिटिटिव होता है, सो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है जब स्टार्ट करता है और लाजमी आता है जो ओनर्स होते हैं उनकी कुछ और जो है होती हैं कि जो है कि बिल्कुल गार्डन रोजेज़ होगा, सो एट टाइम्स जो है उनका जो कॉन्फिडेंस है वो शटर होता है। फिर ओवर द टाइम जो है अक्सर जो है प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वहाँ से उसको नहीं कर पाता, उस पेस पे नहीं चला पाता, या इस तरह के कुछ मिसहैप्स हो जाते हैं कि हर एक की अपनी थिंकिंग होती है, मगर चूँकि हमारे यहाँ इन्वॉल्वमेंट इस तरह है, यानी कि अनफॉर्चुनेटली प्रोजेक्ट मैनेजर को उस लेवल के इख्तियारात उस तरह फ्रीडम नहीं दी जाती, यानी कि आपके ऊपर जो है ना बिल्कुल एक कह लें कि चेक एंड अजीब किस्म का चेक एंड बैलेंस, यानी कि आपको जिच किया जाता है। बेसिकली आप यूँ समझें कि फॉर नो रीज़न जो है आपकी टाइम लाइन्स उस तरह नहीं देखी जाती हैं, आपको जो है वो फोर्स किया जा रहा होता है कि सो द प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा टाइम नॉट इन HPSC, आपके पास आप कोई भी प्रोजेक्ट आप उठा के देख लें, वहाँ इसी तरह होता है कि आपके पास जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अंडर प्रेशर ही होता है, नॉट बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग या फिर कोई एक मैटर, वो डिफरेंट ये इस तरह के सिनेरियोज हर जगह देखने को मिलते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई थिंग्स गो रॉन्ग ऑन प्रोजेक्ट। ठीक है, हो सकता है कि जो वो अप्रोच लेके चला वो अप्रोच सही ना हो,
या फिर ऐसे भी हो सकता है कि अगर उसने प्रॉपर वर्किंग नहीं की स्टार्ट में, तो हो सकता है कि अब उसने जो है अमाउंट ज़्यादा खर्च कर दी, काम उसके मुताबिक नहीं हो सका। प्रोजेक्ट कंट्रोल अभी हम आगे चल के अभी डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट कंट्रोल में क्या होता है, वो हायर मैनेजमेंट अपने कंट्रोल में ले लेगी प्रोजेक्ट, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर लेट से जो भी हमने डिज़ाइन किया है प्रोजेक्ट, उसमें कुछ फ्लॉज आ गए हैं, ठीक है, जो आपने प्रपोज किया, अब वो दोबारा रीवर्किंग में जाएगा, ठीक है। सो इस वजह से भी ज़रूरत है एस्टिमेट्स की एडजस्ट करने की। या फिर अब जिस तरह देखें, अब यहाँ कोरोना आ गया, आपकी टाइमलाइन पूरी तरह शटर होंगी, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा स्टार्ट होता है तो हो सकता है जो इन्वेस्टर है उसके पास इतनी फंडिंग ना हो, वो दोबारा ऑन होल्ड चला जाए प्रोजेक्ट। सो इस तरह की डिफरेंट कंडीशंस जो हैं वो अगर हो सकते हैं, सो इसको हमने कंसिडर करना होता है। चेंजेस इन प्रोजेक्ट स्कोप एंड चेंजेस इन प्लान्स। अच्छा, जब आपके कह लें प्रोजेक्ट स्कोप, बेसिकली ये होता है कि जो भी हमने इस प्रोजेक्ट में करना है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। लेट्स से अगर एक आपके पास जो है आपने लेट से हायर किया एक बंदे को जिसने आपके घर में वाइट वॉश करना है, डिस्टेम्पर करना है, सो आप उसके साथ स्कोप पहले डिस्कस करोगे। आप बताओगे कि जी लेट से ये डबल स्टोरी घर है, इतने कमरे हैं, ड्राइंग है, लाउंज है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। इन तमाम को जो है आपने करना है, वॉल्स को आपने ये कलर करना है, या फिर बाहर जो है आपने वो वेदर रेजिस्टेंट शीट आपने जो है अप्लाई करनी है, ठीक है। वो सारा कुछ आप तमाम स्कोप वगैरह डिस्कस कर लेते हो, और फिर आप साथ ये भी कह देते हो कि जी जब आपने फाइनल पेमेंट आपको तब होगी कि जब आप फर्श वगैरह जो है आप उसमें जो लाजमत पेंट वगैरह गिरेगा, सो आप उसको भी साफ़ करके जाओगे। सो बेसिकली आपने उनका स्कोप डिफाइन कर दिया कि जी आपने पेंट भी करना है, जो आउटसाइड वॉल है वहाँ वेदर रेजिस्टेंट शीट भी लगेगी, जो वॉल्स है उनके लिए कलर डिफरेंट है, जो रूफ़ है उसके लिए कलर डिफरेंट है, और एंड पे आपने फ़र्श को भी, यानी कि जो तमाम जो कमरे हैं जहाँ आपने वाइट वॉश किया, सो या डिस्टेम्पर किया, आपने उनको भी साफ़ करना। सो आपने वहाँ प्रोजेक्ट स्कोप डिफ़ाइन कर दिया। अब हो सकता है कि स्कोप चेंज भी हो जाए या स्कोप एक्सटेंड हो जाए। लेट से आपको उनका काम पसंद आता है, आप कहते हैं कि जी ये जो है गेट है, ये गेट को भी कर दें, ठीक है। सो स्कोप इंक्रीज़ हो गया। सो या फिर चेंजेस भी हो सकती हैं। लेट से आप कहते हैं कि जी अंदर ही आप कर दें, बाहर को आप रहने दें, यहाँ आप टाइल्स वगैरह लगवा लेंगे, लेट से। सो चेंजेस वगैरह भी बीच में हो जाती हैं, ठीक है। सो as the project proceeds, a much better understanding of what needs to be done may lead to major changes in project plans and costs. Projects in midstream may have to be modified due to new demands by the customer or competition. Remember, a poorly written scope is another reason for cost overruns. ये बहुत important point है, और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी रहा है कि जब भी आपने जो है प्रोजेक्ट आपने करना होता है, ये प्रोजेक्ट आपके पास है, स्कोप आपका क्लियर होना चाहिए, और आपको जो है ये आपके जो लेट से जो भी क्लाइंट है आपका, उसके साथ आपने जो है इसको बिल्कुल 100% श्योर होना चाहिए कि आपने क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी, कौन सी चीज़ जो है वो उनकी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। लेट से फॉर इंस्टेंस कह लें कि आप एक साइट पे काम कर रहे हैं, और आपके जो है ओनर से बात हुई है कि जी जो आपकी लेबर होगी उसकी रेजिडेंस जो है वो हम देंगे, प्रोवाइड करेंगे। अब वो अगर नहीं करते सो फिर क्या होगा कि आपको पहले उनकी रेजिडेंस का बंदोबस्त करना पड़ेगा। लेट से वहीं आप टेम्परेरी आप कमरे शायद बनाओ, ठीक है। सो एक ये हो सकता है, या जो है आप कह लो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी थी उन्होंने, वो नहीं कर रहे, अब आपको जनरेटर जो है आपको अरेंज करना पड़ेगा। सो इस तरह के डिफरेंट जो है सिनेरियोज आपके पास आ जाते हैं, और इसकी वजह से कॉस्ट भी आपकी बढ़ जाती है कि कंटिजेंसी रिजर्व आपने किसी कुछ और रिस्क के लिए रखा होता है, और यहाँ कोई और चीज़ें जो है आपके पास इनकर हो जाती हैं। हो सकता है कि मैनेजमेंट ने भी उस केस के लिए रिज़र्व ना रखा हो, ठीक है। सो और फिर एक कुछ और इश्यूज़ भी दरमियान में आ जाते हैं। अक्सर पेमेंट्स का इश्यूज़ आ जाता है कि जी पेमेंट नहीं आ रही, वो कहते हैं क्लाइंट कहता है कि जी आप हमें काम दिखाएं। अब नॉर्मली ऐसे होता है कि एक ना कैट कैम में एक सेइंग है कि 95% ऑफ द टाइम इज़ यूटिलाइज्ड इन प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब एंड 5% ऑफ द टाइम इज़ स्पेंट ऑन एक्चुअली डूइंग द जॉब। यानी कि जो अगर आपने लेट से एक लेथ मशीन है या मिलिंग मशीन है, आपने अगर एक पार्ट बनाना है, सो जो आपका पूरा वो टाइम उस एक्टिविटी में कंज्यूम होगा, उसका 95% ऑफ द टाइम जो है वो आपका सिर्फ कंज्यूम हो रहा होगा इन प्रिपरेशन फॉर द जॉब। यानी कि ये मटेरियल लेके आना, आपने टूल प्रॉपर आपने लगाया है, ठीक है, उसके बाद जो है आपने स्विच ऑन किया, वो सारा कुछ आपने अरेंज किया, फिर अपनी सेफ्टी वगैरह के गॉगल्स वगैरह पहने, और फिर आपने ऑपरेशन किया। सो जो 95% ऑफ द टाइम आपका कंज्यूम होगा वो आपके इन तमाम अरेंजमेंट में कंज्यूम होगा, और 5% आपके एक्चुअल टास्क में कंज्यूम होगा।
सो यहाँ भी जो है हमारे पास कहने के हम चेंजेस वगैरह इस तरह के सिनेरियोज जो है हमारे पास आते हैं. सो डैट इज़ नेसेसरी. और दरमियान में कुछ मैंने प्रोजेक्ट्स पे खुद भी देखा कि अक्सर क्या होता है क्योंकि डिफरेंट चीज़ें सबलेट की जाती हैं तो कोऑर्डिनेशन नहीं बनती. कुछ फिर जो है लेट से जिस तरह फैसलाबाद में एफडीए है, कैपिटल में सीडीए है, उनकी कुछ ऑब्जेक्शंस आ जाती हैं कि ये हाई राइज बिल्डिंग है या ये रेड जोन के अंदर है, इसको आप कम करें, एलिवेशन नहीं हो सकती. या दरमियान में क्या होता है कि आपने सारा कुछ बना दिया मगर जो आपका सॉइल टेस्टिंग या फिर जो इंजीनियर है वो कहता है कि जी स्ट्रक्चरली ये जो है वायबल नहीं है, आपको यहाँ से जो है इसको गिराना पड़ेगा या इसको यहाँ से बीम वगैरह पास कराएं या इस तरह का सिनेरियो कुछ भी अकर हो सकता है. सो इस वजह से जो है जब ये चेंज होगा सो हमें एस्टिमेट्स अपने दोबारा रिविज़िट करने पड़ेंगे. ओके. उसके बाद जो है द रियलिटी इज़ दैट नॉट ऑल नीडेड इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल व्हेन एस्टिमेटिंग इज़ बीइंग डन एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, दैट्स व्हाई वी एस्टिमेट. अच्छा, अक्सर ऐसे भी होता है, यानी कि जब आप कल फ्यूचर में आप जाओगे और लेट से अगर आपका किसी ऐसी फर्म के साथ ही आपका जो है वास्ता पड़ता है कि जहाँ जो है सेल्स परचेज़ वगैरह से रिलेटेड जॉब्स हैं और जहाँ आपको एस्टिमेट वगैरह लगाना है, सो आप देखेंगे अक्सर हम एज अ वेंडर हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में भी जाते हैं जहाँ हमारे पास स्कोप क्लियर नहीं होता, यानी कि बिल्कुल डेड एंड होता है मगर यू कैन नॉट जो है आप उसे जाने नहीं दे सकते. यानी कि मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि जो है कुछ जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं जो जिनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनके कुछ मैं वॉइस लेक्चर्स इंशाल्लाह इंक्लूड करूँगा अभी, मगर जो एंड पे तो आप उनकी बातों से आप देखिएगा कि वो जो है इसके बारे में जो है आपको बताएंगे कि अक्सर ये होता है कि आपके पास ये नहीं होता. सो वो क्या करते हैं कि जी उन्होंने एक बार साइट को देख लिया एक बार या मैप या ड्राइंग्स को देख लिया, वो अपना ब्रेन दिमाग इस्तेमाल करते हुए फिर एस्टिमेट लगा लेते हैं कि जी ये चीज़ें इतनी इस्तेमाल होंगी. सो कुछ इस यहाँ तक ये कॉस्ट जो है हमें पड़नी चाहिए. सो ये भी हमारे पास जो है सिनेरियो होता है वो बिल्कुल डेड एंड होता है, मगर पार्टिसिपेट करना ज़रूरी होता है क्योंकि मार्केट में एक कंपनी तभी थ्राइव करती है सर्वाइव करती है जब तक उसके पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. ठीक है. सो even with the best estimating efforts it may be necessary to revise estimates based on new relevant information before creating a baseline schedule and budget. जब आपको लेट से एक बार प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है उसके बाद आप दोबारा फिर आप बैठ जाते हैं ऑनर्स के साथ या फिर कंसल्टेंट जो भी उन्होंने हायर किया हुआ है सेकंड पार्टी ने क्लाइंट एंड किया इन्वेस्टर एंड पे आप उनसे डिस्कस कर लेते हैं, उनसे चीज़ें क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप जो है प्रॉपर फिर एस्टिमेट बनाते हैं, फिर बजट वगैरह और स्केड्यूल आप बनाएंगे. Estimates are adjusted once risk, resources and other factors have been clearly defined and understood. ठीक है, ये याद रखिएगा कि कोई भी एस्टिमेट तब तक नहीं बन सकता जब तक आप उसमें रिस्क को इंक्लूड नहीं करेंगे. Remember that work breakdown structure is only a starting point. It does not reveal all the hidden activities that typically occur during a project. अभी हमने कुछ hidden activities का जिक्र किया, वो उसमें नहीं करो, मसलन मीटिंग वगैरह जो इंटर मीटिंग है वो वहाँ अकर नहीं हो रही होगी, आपके क्लाइंट के साथ मीटिंग्स हैं वो वहाँ इनकर नहीं हो रही होंगी. उसके बाद क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अप्रूव करानी पड़ती हैं. लेट से जो भी एक कंसल्टेंट काम कर रहा है, लेट से आपको जो इस टाइम यहाँ पता होगा या मोस्टली आपको उन्होंने कहा नेस्पाक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, डैम से लेके आपके पास ये जो लेट से मेट्रोज़ हैं इनके ऊपर. ठीक है, इनफैक्ट आई थिंक कराक्रम हाईवे भी इन्होंने ही किया हुआ है प्रोजेक्ट. सो द पॉइंट इज़ कि वो कंसल्टेंट हैं. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, जो भी क्लाइंट है उन्होंने इनको हायर किया क्योंकि लाजमी बात है जो क्लाइंट है उसके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, इनके पास टेक्निकल नॉलेज है. इन लोगों ने डिज़ाइन किया. अब आपको क्या करना पड़ता है, आपने जो भी इक्विपमेंट लगाना है आपने कंसल्टेंट के पास जाना होता है, या लेट से आप बिल्डिंग भी आप बना रहे हैं सो आप वहाँ सीमेंट आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप कंसल्टेंट से अप्रूव कराएंगे कि जी ये इस ब्रांड का जो है हम ये सीमेंट यूज़ कर रहे हैं. और लेट से अगर आपने वायरिंग करनी होती है सो हम क्या करते हैं कि जी जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनको प्रॉपर कैलेंडर दिए जाते हैं, सैम्पल्स दिए जाते हैं कि जी ये इस ब्रांड का यूटिलाइज़ हो रहा है. फिर वो अपने रिकमेंडेड ब्रांड्स देखते हैं कि जी हमारे पास क्या ये अनलिस्टेड है ब्रांड या नहीं है. सो इस तरह जो है करके ये तमाम प्रोसीजर जो है ये फॉलो होता है. अब इसमें जो भी टाइम कंज्यूम हो रहा है वो आपके पास वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में जो है नहीं शो हो रहा होगा, बट वो बैक एंड पे आपके पास हो रहा होता है. इसी तरह जो है अगर आपके पास कुछ और केसेस में क्या होता है कि आपने अप्रूव करानी ड्राइंग्स अप्रूव करानी होती है. जब आप इनिशियली आपने प्रोजेक्ट ले लेते, अगर मैं HVAC की बात करूं और हमने अगर लेट से वो पाइप हमने पास आउट करना है या फिर कॉपर ट्यूब्स लेट से अगर हमने पास ऑन करनी है
सो वो एज़ पर एक्चुअल जो है वहाँ शॉप ड्राइंग्स, उनको बोलते हैं शॉप ड्राइंग्स बनानी होती है। शॉप ड्राइंग्स बना के उनको प्रॉपर अप्रूव कराना होता है और वो फ्लोट की जाते हैं और उसके बाद उस पर वर्किंग स्टार्ट होती है और ऑर्डर प्लेस किया जाता है एलाइड इक्विपमेंट का। सो इन तमाम में टाइम लगता है। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हम बीच में इंक्लूड कर देते हैं, कुछ मीटिंग्स वगैरह इसकी वजह से कर होती हैं जो हम यहाँ नहीं कर पाते। सो इसकी वजह से जो है कह लें कि वर्क WBS में वो चीज़ें फीचर नहीं हो रही हैं, बट वो टाइम लेती हैं और हमें उन्हें समवट इनकॉर्पोरेट करना होता है। That is why change management is crucial as it accommodate this situation and gets leadership involved. अगर इन केस अगर आपके पास इसी तरह की कोई अनएक्सपेक्टेड डिलेज आ रही हैं, लेट्स से पेमेंट्स की वजह, जिसकी वजह से आपको वहाँ चाहिए कि अपनी हायर मैनेजमेंट को वहाँ इन्वॉल्व करें, क्योंकि अब आपका प्रोजेक्ट जो है सफ़र करने जा रहा है, ताकि वो मिल बैठें। हायर मैनेजमेंट है वो ओनर्स वगैरह जो भी आपके पास इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ बैठें, उनके साथ चीज़ें डिस्कस करें, सॉर्ट आउट करें, क्योंकि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपने प्रोजेक्ट पे काम करना है, आपको फंडिंग नहीं आ रही, आप काम नहीं करा पाओगे, फ़ौरन आपने इन्फॉर्म करना है ताकि इसको सॉर्ट आउट किया जा सके। उसके बाद कंटिजेंसी फंड्स की हमने बात की थी एंड टाइम बफर, दे आर क्रिएटेड इंडिपेंडेंटली टू ऑफसेट अनसर्टेनिटी। बिल्कुल एंड पे मैंने कहा जैसे कि किसी भी एक्टिविटी के साथ नहीं हो सकता, आप एंड पे ओवरऑल आप इसे रखते हो। रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ कॉस्ट एंड कंप्लीशन टाइम ओवररन्स फॉर अ प्रोजेक्ट कैन बी एडेड टू द ओवरऑल प्रोजेक्ट और टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ और वर्क पैकेजेस, ठीक है। सो कैन बी डिटर्मिन्ड फ्रॉम प्रीवियस सिमिलर प्रोजेक्ट्स, यानी कि बेसिकली हम नॉर्मली आप कह लें कि टाइम बफर वगैरह वो हम समवट हम अगर कर सकते हैं, मगर जो कंटिजेंसी रिजर्व्स होते हैं वो हम अलहदा से ओवरऑल ही रखते हैं। उनको जो है हम ओवरऑल स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ वर्क पैकेजेस के लिए आप लिख लेंगे। लेट्स से आपके पास 10 एक्टिविटीज़ हैं, उनमें 5 में आप समझते हो कि जी यहाँ काम मुझे हो सकता है कि यहाँ एक्स्ट्रा 100 लेट्स से डॉलर या रुपीज़ लगें, यानी कि एक्स्ट्रा 500 आप उनके साथ नहीं लिखोगे, आप उनको अलहदा से आप मेंशन करोगे। कंटिजेंसी फंड्स आप अपना रखोगे और उनसे अपनी जो लोअर स्टाफ है उनसे आप हटा के बचा के रखोगे कि उन कॉन्फिडेंशियल रखोगे उनके साथ, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है जी। उसके बाद चेंजिंग बेसलाइन स्केड्यूल एंड बजट, अनफोर्सीन इवेंट्स में डिक्टेट आ रिफॉर्मुलेशन ऑफ द बजट एंड स्केड्यूल, ये भी हम आई थिंक बड़ी एक्सटेंसिव डिस्कशन करते हैं यहाँ पीछे। उसके बाद ये हमारे पास की टर्म्स हैं जो कि आज के इस पार्ट में हमने जो है कवर अप की हैं। उसके बाद ये हमारे पास एक एक्सरसाइज है और ये मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ जी मियाँ बीवी हैं, दे आर प्लानिंग फॉर देयर ड्रीम हाउस, द लॉट फॉर द हाउस सिट्स ऑन हाई हिल विद अ ब्यूटीफुल व्यू एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। द प्लान्स फॉर द हाउस शो द साइज ऑफ द हाउस टू बी 2900 स्क्वायर फीट, द एवरेज प्राइस फॉर अ लॉट एंड हाउस सिमिलर टू दिस वन has been 120 per square feet. Fortunately, Serge is a retired plumber and feels he can save money by installing the plumbing himself. Mrs. Tolstoy feels she can take care of the interior decorating. So अब आपने जो है बेसिकली इनका कह लें कि हमने इनका एस्टीमेट लगाना है कि इनका टोटल कॉस्ट कितनी होगी। सो बहुत सिंपल है, आपके पास जो है पर स्क्वायर फीट आपके पास डेटा गिवन है 2900 जो है आपके पास यहाँ जो है कह लें आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। ये तमाम परसेंटेजेस हैं, नीचे मेंशन है कि जी किस एक्टिविटी में कितने % जो है वो फंड्स आपके पास लगेंगे। उसके बाद आपके पास लाजमी बात है कुछ फंड्स आपके पास यहाँ बच भी रहे होंगे, जो कि आपके पास इंटीरियर डेकोरेटिंग है, उसके बाद जो है हमारे पास प्लम्बिंग है। सो अब यहाँ 2 डिफरेंट अप्रोचेज़ हो सकती हैं, ठीक है। एक आपके पास लाजमी बात है कि आपने सिंपली इसको डिज़ाइन कर लिया, मगर हो सकता है कि आप में से अगर कोई इसे प्रैक्टिस करे, हो सकता है कि कुछ जो हैं इसको एज़ पर एक्चुअल कॉस्ट रखें और कुछ जो हैं वो ये करें कि ये जो 10% बच रहा है, 4% इंटीरियर डेकोरेटिंग से, 6% प्लम्बिंग से, इनको कंटिजेंसी रिजर्व्स में अलहदा रख लें। सो कुछ कोई भी अप्रोच हो सकती है, जो तमाम लेक्चर के इसके मुताबिक आप देख लें कि आपको कौन सी अप्रोच सही लगती है। सो यहाँ जो है हमारे टॉपिक ख़त्म होता है। अच्छा, क्विकली 1-2 चीज़ों को मैं एड्रेस करना चाहूँगा। फर्स्ट वन जो आपको अभी इमेज नज़र आ रहा है डेट इज़ टेकन फ्रॉम द बुक, इसमें आप देख सकते हैं एक ये रियल इस्टेट प्रोजेक्ट है, उसके बारे में एक ये जो है इन्होंने मंथली बजट एक सॉर्ट ऑफ ये बनाया हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं कि पहले इनकम स्टेटमेंट है, जो इनकम उनको आई है उन्होंने एक्चुअल जो है उसमें उन्होंने एडअप किया है कि एक्चुअल जो है क्या है बजट में क्या था, और जो है ओवरऑल आपके पास जो है क्या सम बनता है। फिर वेरिएंस है कि दोनों के दरमियान में, यानी कि एक्चुअल में क्या अमाउंट आई, बजट में हमने क्या एलोकेट की थी कि इस मंथ में स्पेसिफिकली आएगी।
सो उसकी वजह से जो है वेरिएंस कितनी है, फिर परसेंटेज कितना है, यानी कि आप 7410 को डिवाइड करेंगे 9972 से 74.3% बनेगा, वो परसेंटेज है। इसी तरह ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं, ठीक है, कि वो हमारे पास कहाँ लाइक करें कि हमने बजट में इतने हमने रखे थे कि इतने एक्सपेंसेस होंगे मगर इतने हुए, इतने परसेंटेज बनती है। इसी तरह ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हैं और प्रोफेशनल एक्सपेंसेस हैं। ये जो आपके पास ट्रैवल एंटरटेनमेंट है या फिर प्रोफेशनल है, ये जो हमने जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पढ़े थे उसके अंदर ये बेसिकली फॉलो कर रहे होंगे। ओके, सो ये जो है आपको दिखा दूँ। इसी के साथ साथ एक और जो इमेज है डाटाज ऑफ कंसर्न, दैट इज़ दिस इमेज, ठीक है। ये आपके पास जो है सिंपली एक परफॉर्मा है, सैम्पल परफॉर्मा है कि अगर आपने रिसोर्सेज एलोकेशन करने हैं लेट्स से प्रोजेक्ट के ऊपर, लेट्स से वो मॉनेटरी टर्म्स में हैं या फिर आपको सुपरवाइजर्स वगैरह और चाहिए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल बंदे चाहिए, स्टाफ चाहिए या फिर कुछ स्पेशल सर्विसेज वगैरह हैं। सो आप यहाँ जो है चेक लिस्ट जो है ये देंगे और आप ये आगे हायरार्की को जो है फ्लोट करेंगे ताकि इस पर एक्शन किया जा सके। सो ये बेसिकली कॉस्टिंग एस्टिमेशन के अंदर ही है कि इसकी मदद से आप अपनी जो एस्टिमेशन है रियल टाइम में वो हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं थ्रू कंट्रोल। अभी हम आगे प्रोजेक्ट कंट्रोल की तरफ आ जाते हैं। सो वहाँ मज़ीद ये चीज़ें जो हैं क्लियर होती जाएंगी। सो moving on to the final lecture of for today.